जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके लिए एमपी जेल पहरी में आए हुए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। और याद रखें, ये जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो केवल जेल पहरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये एमपी में जितने भी वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम हैं जिनमें मैथ्स आने वाला है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो एमपी एसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, इवन कोई सा भी एग्जाम हो मैथ्स जिसमें आने वाला है, तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि ये मैथ्स के जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन का लेवल तो सेम ही होगा, मतलब कि बस स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करके चलना है। कॉन्सेप्ट तो आपके सेम ही होंगे, ठीक है, जितना भी हम आपको बताने जा रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट सेम होंगे, बस स्टैंडर्ड को थोड़ा मेंटेन करते हुए चलना है। और याद रखें, जिन क्वेश्चनों में हमें ऐसा लगेगा कि इसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करानी चाहिए या ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले नहीं किए हैं, तो उन सभी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा, मतलब कि डिटेल्स में बताया जाएगा पूरा कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे क्वेश्चंस बनता है, वैसे क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहें, तभी ये 30 क्वेश्चन के जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना, उसकी वीडियो ऐसे ही इतनी लंबी नहीं बनती है। बहुत सारी आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाती है, जो आपके लिए नया क्वेश्चन है वो बताया जाता है, और भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चले तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। यदि एक संख्या में 12% की वृद्धि की जाए और 18% की कमी की जाए, तब संख्या में कुल बदलाव का प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को ना आप चाहे तो फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या करना होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि पहले वृद्धि हुई फिर वृद्धि हुई, पहले कमी हुई फिर कमी हुई, पहले वृद्धि कमी कमी वृद्धि, जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मूला लगाना a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, मान लीजिएगा कमी हुई है तो a माइनस में लीजिएगा, मतलब विथ सिंबल काम करके करिएगा। ठीक है, क्या करिएगा? विथ सिंबल काम करिएगा। अगर a प्लस माइनस करिएगा a, अगर a में कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस। b के साथ भी प्लस माइनस करिएगा, अगर b में कमी हो रही है तो प्लस, वृद्धि हुई है तो कमी हो रही है तो माइनस, वृद्धि हो रही तो प्लस। ये सारी चीजें आप लेकर चलिएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपने याद रख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले तो आपने फॉर्मूला रख दिया, हमने बताया कि कैसे पुट करना है, और हमने पहले बताया ना कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं सारी चीजें, लेकिन जो आसान रहेगा, जो एग्जाम में आप लगाएंगे, वो हम पहले आपको समझा देते हैं। संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाए तो मतलब प्लस का 12%, फिर 18% की कमी जाए तो नेगेटिव का 18%, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा, और a इंटू बी, मतलब 12 इंटू 18 जब आप करेंगे तो 12 इंटू 18 कर लीजिए माइंड में ही, कितना आएगा आपका 216, और डिवाइड बाय 100 तो रहता ही रहता है। ठीक है, फॉर्मूले में। अब यहाँ देखिए, प्लस में और ये माइनस में, मतलब माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस का आएगा 2.16, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8.16। तो देखिए 8.16% की वृद्धि, नहीं सॉरी, है ना, वृद्धि नहीं है, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमी। ठीक है, तो कमी वाला आपका राइट आंसर है। क्यों, कैसे पता चला कमी? क्योंकि माइनस में है ना सिंबल, माइनस ये बताता है कि कमी हुई है। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पर देखिए, यदि कोई दुकानदार विक्रय मूल्य के 20% के 20% लाभ की गणना करता है। क्वेश्चन ना आपके बड़े आसान आएंगे, बस इतना रहेगा कि उनके क्वेश्चनों को आपको समझ लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से समझना है ताकि वो क्वेश्चन आसान बन जाए। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, बोलता है एक दुकानदार को विक्रय मूल्य के 20% के ऊपर लाभ की गणना, क्या लिखा है, यदि कोई दुकानदार विक्रय मूल्य के 20% लाभ की गणना करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वैसा लिखा है, आप समझ जाएंगे, अभी हम समझाएंगे तो क्लियरली हो जाएगा। तो उसका वास्तविक लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, सबसे पहले समझिए बातों को कि प्रॉफिट और लॉस किस पर फाइंड किया जाता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर फाइंड किया जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर फाइंड किया जाता है। जो एक रियल होता है ना, ट्रुथ, मतलब कि आपका जो वास्तविक होता है, वास्तविक लाभ और हानि की गणना कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है, और वास्तविक डिस्काउंट या फिर छूट कहें या फिर बट्टा कहें तो वो अंकित मूल्य पर किया जाता है। परंतु आप फिर निकालने को तो किसी से भी निकाल सकते हो, समझ रहे हैं, निकालने को आप किसी पर भी, किसी का भी प्रतिशत बता सकते हो, लेकिन जो रियल कॉन्सेप्ट है, वास्तविक जो रहता है, ओरिजिनल जो रहता है, प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, डिस्काउंट का परसेंटेज एमपी पर निकाला जाता है, मार्क प्राइस पर निकाला जाता है, अंकित मूल्य पर। अब यहाँ पर आते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने ये बोला कि 20% का लाभ की गणना उसने किस पे की, कॉस्ट प्राइस पर। तो सबसे पहले हम 20% को लिख देते हैं, कितना, सबसे पहले आप ये लिख दें कि 20% कितने प्रतिशत होता है। तो आपने 20% को लिख दिया है 1/5%।
1/5 सॉरी 20% को 1/5 फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है। फ्रैक्शन में आपने 1/5 लिख दिया तो ये बोलता है कि क्रयमूल पर गणना करता, तो अगर नीचे वाला क्रयमूल होता तो क्रयमूल होता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि कोई दुकानदार विक्रय मूल्य के 20% की लाभ गणना करता है, मतलब कि जो 5 है ना वो विक्रय मूल्य किस पर गणना कर रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो ये 5 रुपए पर आपने बेचा, जो डिनोमिनेटर आएगा, यदि 20% का लाभ हुआ होता, केवल ये बोला होता क्वेश्चन में कि यदि दुकानदार को 20% का लाभ हुआ तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तब नीचे वाला क्रय मूल्य होता। क्वेश्चन ने इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में साफ साफ कि जो 20% लाभ की गणना है वो किस पर है, विक्रय मूल्य पर है, इसलिए 5 जो होगा वो विक्रय मूल्य होगा। और आपको 1 रुपए का उस पर क्या हुआ है, लाभ। इसका मतलब जब आपने 5 रुपए पर बेचा तो आपको 1 रुपए का लाभ हुआ है। क्या बोला क्वेश्चन में कि 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लाभ हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कितने पर खरीदा होगा। खुद ही समझदार है और फिर बता पाएंगे कि अगर 5 रुपए का बेचा और 1 रुपए का लाभ कमा लिया उसी में, तो इसका मतलब खरीदे हमने है 4 रुपए पर, खरीदा हमने होगा 4 रुपए पर, ठीक है। निकाल दिया आपने वास्तविक। क्लियर हुआ हम क्या समझाना चाहते थे। अगर उसने कभी ये बोल दिया कि विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है तो समझ जाइए कि नीचे वाला वो विक्रय मूल्य बोलना चाहता है। तो 20% का मतलब 1/5 है, 5 आपका विक्रय मूल्य हो गया, 1 रुपए का लाभ हो गया, वो आपने निकाल दिया। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 रुपए। कैसे हुआ समझ में आ गया। चलिए, तो अब वो बोलता है वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। वास्तविक लाभ और हानि की गणना किस पर की जाती है, हमने सबसे पहले बता दिया था आपको, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य आपका 4 रुपए है और लाभ आपका 1 ही रुपए है, वो कितने परसेंट के बराबर होगा जो लाभ। तो आपने जब काटा तो 25% आपका राइट आंसर हो गया, 25% हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे क्या बोलते हैं, किसी धनात्मक संख्या में 10 का गुणा करने की जगह 10 से भाग दे दिया। बहुत सारे क्वेश्चन के तरीके होंगे। आप चाहे तो यहाँ पर x मान ले, लेकिन क्यों माने x, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। आप चाहे तो x मान ले, लेकिन क्यों माने भैया, x हम मान लेते हैं, वो संख्या 1 है, वो संख्या 1 है जिसमें, क्योंकि कंडीशन तो उसने दिया ना, कंडीशन आप कुछ भी मान ले, हमने 1 मान लिया और आप कहेंगे सर 1 क्यों मान ले, जब x नहीं माने तो 1 क्यों माने। आपकी मर्जी भाई, जो मानना हो मान लो, आंसर हम लावा देंगे अगर नहीं आ रहा होता आपका, ठीक है। तो आप जो भी संख्या मानना चाहते तो मान लीजिए, हमने मान लिया 1 कि वो संख्या 1 थी। अब अगर 1 को 10 से गुणा करना था तो 10 आना चाहिए था। अगर आपको 1 को 10 से गुणा करना था तो 10 आना चाहिए था, लेकिन आपने उसको 10 से गुणा करने के स्थान पर 10 से भाग दे दिया। तो जब मैं 1 को 10 से भाग दे दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0.1। जब मैं 1 से भाग दे दूंगा तो आंसर आएगा 0.1, ठीक है, 0.1 आ गया। तो आप मुझे खुद बताइए, राइट आंसर आपका 10 था और रॉन्ग आ गया है 0.1, तो कितने की कमी हो गई, आंसर में कितने की कमी हो गई। तो आप बोलेंगे कि सर 9.9 की कमी हो गई, 9.9 की कमी हो गई। इस कमी को प्रतिशत में बताना है। तो आपने कहा 10 सही उत्तर था, लेकिन कम आ गया है 9.9। इस बात को मुझे प्रतिशत में बताना है, इसलिए मैंने इंटू 100 कर दिया। नीचे हमेशा वो चीज़ रखें जिससे तुलना करनी है। परसेंटेज में हमेशा याद रखें कि नीचे हमेशा वो चीज़ रखी जाती है जिससे तुलना करनी, ऊपर जो तुलना करनी है, और इंटू में 100, ठीक है। तो 0 से आपने एक 0 को काट दिया, सॉल्व किया, 99% की कमी हो गई। कमी तो आपको यहाँ से दिखकर समझ में आ रहा है ना, यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कमी हो रही है, यहाँ से समझ में आ गया था। तो 99% की कमी हो गई, ठीक है, इतने की त्रुटि हो जाएगी। आई होप कि आप समझ पाएंगे बातों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आंसर आप खुद ही निकालेंगे सबसे पहले, तभी ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। हम तो सॉल्व करना सिखा रहे हैं, लेकिन आप अगर आंसर अपने से निकालेंगे पहले तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो 0.75 अपॉन में x, ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा कर रही है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जा रही है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है इस तरह से पढ़ना, ठीक है। 0.75 अपॉन में x बराबर में 5/8, ठीक है। ये पॉइंट को आपने रिमूव किया, अपॉन में 100 आ गया, अपॉन में 100 आ गया तो 25 दिया 75, 25 चौको 4 दूनी 8 काट दिया, और कहीं से कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो ये x को उधर भेज दिया, 2 को इधर, x को इधर भेज दिया, 2 को इधर भेज दिया, और 5 को वो, ठीक है। ये काट दे कहीं खिचड़ी ना पक जाए, ठीक है, ये चीजें। अब क्या किया, तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 बटे में 5 बराबर में x, ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब 6/5 बराबर में x आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से जब 6 को डिवाइड करोगे 1.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब यहाँ क्या बोलता है, टाइपिस्ट 12 घंटे में 180 पेजों को, हम यहाँ पर आंसर छुपाना की जरूरत तो नहीं, आप बता दीजिएगा, ठीक है। आंसर हम छुपा नहीं रहे, मतलब छुपा भी सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो अभी नहीं छुपाते। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि 12 घंटे में 180 पेज को टाइप कर सकता है, तो 6 टाइपिस्ट है, ठीक है। तो ये मतलब MDH का कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर यार 5 आज छुप जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 भी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि 5 टाइपिस्ट, तो 5 टाइपिस्ट 5 लोग, इसका मतलब MDH का कॉन्सेप्ट हो गया। कैसे 5 लोग, ठीक है, 5 लोग है ना,
5 लोग 12 घंटे काम करते हुए 180 पेज बना सकते हैं। तो बताइए 6 टाइपिस्ट 15 घंटे काम करके कितने पेज बना सकते हैं? यही बोला है क्वेश्चन है, आपने जमा दिया। एमडीएच का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में, आपको समझाया है। अगर नहीं समझाया तो अभी भी समझा देंगे, पहले तो आप इसको सॉल्व कर दो क्योंकि इसको जमा दिया हमने। 5 तिया 15, 3 चौको 12, 4 के बाद 2 दूनी 2 तिया और 2 से इसको काट दिया 90, ठीक है। अब फिर 9 तिया 27, तो 27 मतलब 270 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एमडीएच का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा देते हैं। देखिए ऊपर लिखते हैं आप एमडीएच अपॉन में डब्ल्यू, और यहाँ पर भी रखते हैं MDH अपॉन में W। यहाँ पर 1 1 1 1 रहता है, यहाँ पर 2 2 2 2 रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो देगा ना आपको यहाँ रखना है, पहले जो भी देगा आपको यहाँ रखना है कि इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे इतना काम करते हैं। नीचे हमेशा काम होना चाहिए, ऊपर आप क्या रखेंगे, ऊपर आप आदमी दिन घंटे रखेंगे, लेकिन नीचे हमेशा काम रखेंगे। फिर वही बात जब दूसरा बोलेगा तब कर देना कि इतने आदमी इतने घंटे इतने, ये सब चीजें नीचे केवल हमेशा याद रखना कि काम रखना, नीचे हमेशा क्या रखना आपको, काम रखना, नीचे आपको हमेशा काम रखना है, नीचे हमेशा काम रखना। आई होप आपको याद रहेगा MDH अपॉन में W, MDH अपॉन में W, पहले पहले का फिर दूसरे दूसरे का पुट कर देना है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास 9 सदस्य हैं, 9 सदस्य में से आपको एक सदस्य, एक अध्यक्ष चुनना और एक उपाध्यक्ष चुनना है। तो सिलेक्शन की बात हो गई, चुनने की बात आ जाएगी, चुनने की बात आ जाएगी, सिलेक्शन की बात आ जाएगी, तो आपको क्या लगाना है, NCR लगाना है, ठीक है। सजाने की बात आ जाएगी, अरेंज करने की बात आ जाएगी तो NPR लगाना है। ये दो चीजें हमने आपको समझाए थे पहली पिछली वीडियो, जितने भी आपने बनाई उसमें से किसी एक में आपको पूरी डिटेल्स में बताए होंगे, ठीक है। तो अभी चुनने की जैसी बात आई तो सिलेक्शन की बात हो गई, तो सबसे पहले आपको एक अध्यक्ष चुनना है। और का मतलब क्या होता है, हमने प्रायिकता में बताया है, प्रायिकता में क्या बताया कि और का मतलब होता है इनटू, या का मतलब होता है प्लस। ये बात हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना, प्रायिकता का जब भी क्वेश्चन आएगा ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि और का मतलब इनटू और अथवा या का मतलब क्या होता है प्लस। तो एक अध्यक्ष और का मतलब क्या हो गया भाई, इनटू, याद रहेगा आपको। एक उपाध्यक्ष, ठीक है, एक उपाध्यक्ष चुनना है आपको। अब एक जो अध्यक्ष चुनना और एक उपाध्यक्ष चुनना है, किसमें से चुनना है, 9, मतलब कि टोटल आपके पास 9 लोग हैं। तो आप देखिए एक अध्यक्ष था और एक उपाध्यक्ष था, ठीक है, एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो टोटल आपके पास 9 लोग थे जिनमें से एक अध्यक्ष को आप चुन सकते हैं। इनटू और का मतलब हो गया इनटू एक उपाध्यक्ष चुनना, तो अब आपके पास लोग तो घट गए ना भाई, एक तो अध्यक्ष चुन गया, तो अब कितने लोग बचे, 8 लोग बचे, जिनमें से आपको एक उपाध्यक्ष भी चुनना है। तो 8 लोग बचे, अब एक उपाध्यक्ष भी चुनना है, तो आपने क्या कर दिया, इनटू यहाँ पर 1, क्योंकि अब 8 लोग में से एक लोग को चुनना है, और था इसलिए इनटू कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सॉल्व करने पर, 9, और इसकी वैल्यू जब आएगी सॉल्व करने पर कितनी आएगी, 8। तो 9 × 8 कितना हो जाएगा, 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अब इसमें और क्या समझने की बात है वो समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है। जो नए लोग हैं ना, जो पुराने हैं, उनको तो बता दिए होंगे, उन्होंने कॉपी में नोट कर लिया होगा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा हमने बताया था, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट जो है बहुत मजेदार हो गया आपके लिए कि आप इसमें प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रीवियस सेट के क्वेश्चन भी लगा ले रहे हैं, और फिर सॉल्यूशन भी आपको मिल जा रहा है इंस्टेंट की, भाई जो भी जैसा भी क्वेश्चन है उसके नए नए कॉन्सेप्ट पता चल जा रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको पता चल जा रहा है। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी कि कॉपी खोलना है, उसमें नोट डाउन करना है, जितने भी नई चीजें बता रहे हैं वो नोट्स करना है, और फिर ये नोट करने के बाद जब आपका एग्जाम आ जाएगा नियरली, तो आपको फटाफट रिवीजन कर लेना है। हालांकि आप वीडियो से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नोट्स बना रहे होंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। पहली बात तो ये काम की थी जो हमने बता दी। दूसरी बात काम की ये हो जाएगी कि आपको ना इसमें ना एनसीआर का कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट होंगे कुछ थोड़े से, तो वो बता देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज याद रखनी है। ये वैल्यूज आपका सॉल्व करने के बाद ही आती है, अगर आपका मन रहे तो सॉल्व भी कर दें और फिर डायरेक्टली भी बता दें, सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्टली ही बता देते हैं, ठीक है। NC1 और NCN और NC0 तो पहले डायरेक्टली नहीं बताते भाई, पहले आप खुद ही सॉल्व करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और खुद ही सॉल्व करें कि इनकी वैल्यू क्या होगी। एक वैल्यू है NC1, एक वैल्यू है NCN और एक वैल्यू है NC0। इनके मान निकालिए कि इनके मान क्या क्या आने वाले, क्योंकि इनके बाद आपको एग्जाम में याद करके ही जाने हैं। इनके मान जो है ना वो आपको एग्जाम में याद करके जाने, वहाँ पर निकालने बैठ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो याद हो गए होंगे, आई होप कि आपने निकाल लिया होगा आंसर। जिनसे बन रहा होगा, जिनसे नहीं बन रहा वो यहाँ समझे, फिर उसके बाद उनको याद रखना है। पहले तो समझ लें क्या करें, फॉर्मूले का n का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस आर, तो n माइनस 1 शुरू से करवा देते, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करवाते हैं NC1 को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, फॉर्मूले का आ गया n, तो फैक्टोरियल n फॉर्मूले का है, फैक्टोरियल n भाई फॉर्मूले का है, और फिर अपॉन में क्या हो जाएगा n माइनस 1
इंटू फैक्टोरियल 1, ये हो गया, ये तो फॉर्मूले में था ना, फिर आपने पुट कर दिया, हो गया। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने पर जब इसको ओपन करेंगे n इंटू n माइनस 1 लिख दिया आपने, ठीक है, और फिर बट्टे में क्या कर दिया, फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक है। अब n माइनस 1 से n माइनस 1 को पूरा काट दिया, ऊपर बचा n और नीचे बचा ओनली का 1, तो ये हो जाएगा n अपॉन 1 का मतलब n हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो NC1 का मान जो आपने निकाला वो जो आपने फाइनली NC1 का मान निकाल दिया वो कितना निकाल दिया, n निकाल दिया, NC1 का मान n हो गया। अब चलते हैं NCN में, किस पे चलते हैं, अब अपन चलते हैं NCN में, तो NCN का मान निकालेंगे फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस n अपॉन में फैक्टोरियल n, यही होगा ना, पूरा NPR के फॉर्मूले में रखेंगे। तो अब जब इस पे रख लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ तो 0 हो गई, ठीक है, और ये चीज़ इससे कट गया, तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन में फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1, इट मीन्स 1 अपॉन में 1 मतलब 1 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि NCN का मान आपने 1 निकाल लिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने, कौन सा कॉन्सेप्ट होगा वो समझ लेते हैं, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा सबसे पहले, ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, NC0 का, ठीक है। NC0 का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस 0, ठीक है, n माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0। इसके बाद आपने ये कर लिया ना, अब यहाँ पर देखिए n का मतलब तो n हो गया, ये n माइनस 0 होगा तो इससे ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 अपॉन में 1, ठीक है, तो 1 अपॉन 1 मतलब 1 हो गया। तो आई होप कि आपने तीनों प्रूफ कर दिए। तो आपको क्या याद रखना है कि NC1, NCN और NC0, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, तीनों की मान रखना आपको। किस किस के मान याद रखना है, NC1, NC0 और NCN, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो NC1 का मान होगा n, NC1 का मान होगा n, NC0 का मान होगा 1 और NCN का मान भी होगा 1, ठीक है। याद रखेंगे आप कि NC0 का मान 1, NCN का मान 1, इन दोनों का मान 1 है, और NC1 का मान n है, ये याद रखना, ठीक है। आपको एग्जाम में ड्यूरिंग एग्जाम आपको तुरंत याद होनी चाहिए, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए तुरंत बन जाए, इस तरह से याद रखना, ठीक है। 0, 1 और n का, तो NCN का मान 1 होगा, NC0 का मान 1 होगा, लेकिन NC1 का मान n होगा। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्टली पेपर में याद रखना, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बोलता है साधारण ब्याज की 12% सालाना है वह राशि इतने रुपए प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में दे होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कुछ भी मतलब ज़्यादा कठिन नहीं दिया, डायरेक्टली ये बोलते हैं कि 600 रुपये ब्याज दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो भाई, आप 600 रुपये ब्याज दे रहे हो, प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में दे रहे हो, और रेट है 12% की, और देखो प्रतिवर्ष रेट तो 12% थी और ब्याज आपका 600 रुपये जा रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्टली आपको 12% का जो ब्याज जा रहा है वो 6000 रुपये के बराबर जा रहा है। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया, प्रिंसिपल तो 100% होता है, 12 पंजे 60 कर दिया, डबल 0 कर दिया, कितना जाएगा 5, 4 टाइम्स 0 आएगा, जो कि आपका आंसर बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन बड़े आसान भी आएंगे बहुत सारे, आपको बस करने अच्छी तरह से सॉल्व। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बोलता है एक कार की कीमत में सालाना 10% की दर से अवमूलन होता है। अवमूलन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। अवमूलन का मतलब क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, पैसे जो है ना वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि भाई कोई भी कार खरीदते हो, कोई भी मशीन खरीदोगे तो क्या होता है, आप हमेशा मतलब अगर मान लो कि 5000 का मोबाइल है तो क्या 10,000 में बेच दोगे, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप 5000 का जमीन थोड़ी ना है वो चीज़, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं, मेनली जो भी मशीन की जब बात की जाएगी, तो आप उसको सस्ते में ही तो बेचते हैं, ऐसे महंगे में थोड़ी ना बेचते हैं। तो ठीक उसी चीज को क्या बोलते हैं, अवमूलन, मतलब प्राइस का घटना। तो प्राइस किस तरह से घट रहा है, 10% सालाना की दर से घट रहा है। मान लो कि आज 100 रुपए का, तो फिर हो जाएगा 90 रुपए का, फिर इसका 10% 9 रुपए आएगा, है ना, 10% इसका 10 रुपए आया तो 90 हो गया। अब इसका 10% निकालोगे तो 9 रुपए आएगा, मतलब अब 81 रुपए का हो गया। फिर इसका 10% निकालोगे तो 8.1 आएगा, उतने रुपए घटा देना। तो हर साल ना वो 10% घटाते जा रहा है, अवमूलन होते जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो, और फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, जो आपका दिमाग चले उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। तो चूंकि हमको याद है कि भाई 10% का 3 साल के लिए क्या रेशो बनेगा, आप भी याद रखें, आपको क्या बोला है कि 10% की दर से डिक्रीज हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, ठीक है, 10% को फ्रैक्शन में आप लिखेंगे 1/9। 1/9 का मतलब क्या हुआ, सॉरी 1/9 नहीं भाई, 1/10 है ना, 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मशीन यदि 10 रुपए की थी, अब उसका 1 रुपए प्राइस घट जाएगा। ये रेशो बता रहा है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, केवल और केवल रेशो, कि कोई भी मशीन पहले 10 की थी तो अब उसका 1 अनुपात घट जाएगा, तो कितने बचेगी 9। ये हर साल का रेशो
बनेगा, जितनी भी रेट अगर 10% के अकॉर्डिंग है उसका रेशो बनेगा। तो अगर यही रेशो बनता है तो इसका मतलब ये हो गया, अपन 3 साल का रेशो बनाते हैं तो पहले वो मशीन 10 की थी फिर 9 की हो गई, अगेन वो मशीन अगले साल के लिए 10 का रेशो थी फिर 9 हो गई, रेशो की बात ना, फिर 10 की थी फिर 9 की हो गई। तो फाइनली उसका 3 साल का जो रेशो बनता है वो कितना बनता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000। अगर वो मशीन 3 साल मतलब 10% की दर से कितने साल की, 3 साल के लिए रेशो 1000 की थी तो वो कितने की हो जाएगी, रेशो के कॉन्सेप्ट में 7:9 की हो जाएगी। यदि वो मशीन 1000 की थी तो रेशो के कॉन्सेप्ट से घटकर वो 7:9 हो जाएगी, तो आप बताएंगे कि इतने की मशीन थी इतने की हो गई। तो फाइनली अगर 10% की दर से रेट तो आपको पता चल गई ना, तो आपको डायरेक्टली ये करना था, देखो जो करना था डायरेक्टली पहले तो हमने समझा दिया, डायरेक्टली आपको पेपर में ये करना है कि पहले तो 10% का डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, 10% डिक्रीज का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब हो जाएगा कि 10 की मशीन थी, 1 डिक्रीज हो रहा है मतलब 9 की हो गई। तो फाइनली आपको 3 साल दिया था ना, तो 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729, इसका मतलब इतने की थी और इतने की हो गई, ये आपको दिमाग में ही कर लेना था। ठीक है, 10 का क्यूब 3 साल था ना, क्यूब कर दिया 1000 और 9 का क्यूब कर दिया 729, तो इतने की थी और इतने की मशीन हो गई, ये आपको पेपर में डायरेक्टली करना था। और अब आपको पता चल गया है कि 1000 की मशीन का था रेशो, जो कि कितने रुपए की थी मशीन, 30,000 की थी, अमूलन के बाद 729 की हो गई। आपको इसको सॉल्व करना है, 3 0 से 3 0 को काट दिया, गुणा करेंगे, लास्ट में आपको कितने जीरो मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर गुणा हो गया ना, कितने जीरो थे भाई, 3 ही जीरो थे ना, कितने नहीं, यहाँ तो कितने जीरो हमने 4 जीरो लगाए, यहाँ पे थे टोटल 5 जीरो है ना, तो 5 जीरो का मतलब 1 जीरो और बढ़ा दो, तो लास्ट में आपको 2 जीरो, तो 2 जीरो तो सारे ऑप्शन में है, फिर 9 या 27 मतलब लास्ट में 7 दिखेगा, और लास्ट में 7 आपके केवल दूसरे वाले ही ऑप्शन में है। कई बार ना गुणा करने में इसी तरह से आसानी होती है कि हमने क्या किया, हमने देखा कि लास्ट में डबल जीरो तो सभी में है, लेकिन फिर देखा कि क्या हो जाएगा, 9 या 27 यूनिट में 7 आना चाहिए, तो 7 केवल एक ही में, इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप देख लीजिए कि वही आंसर है ना जिसके लास्ट में 7 है। तो इस तरह के भी आप समय की बचत कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है भाई, एक आयताकार लॉन की लंबाई इसकी चौड़ाई की तुलना में 1 मीटर। ऐसे क्वेश्चन में ना आपके ऑप्शंस बड़ी मदद करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपके ऑप्शन बड़े मदद करते हैं। एक आयताकार लॉन की लंबाई इसकी चौड़ाई की तुलना में 1 मीटर अधिक है, इसका विकर्ण आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, फटाफट कर पाएंगे। ठीक है, आयत का विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, आयत का जो विकर्ण होता है वो निकालते हैं √a² + b² के कॉन्सेप्ट से। √a² + b² के कॉन्सेप्ट से तो हम ये कह सकते हैं क्या कि d² बराबर है a² + b² के, हम ये बात कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हो सर। यहाँ का जो करनी है वो यहाँ जाके वर्ग बन गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वो कह दिया आपने, या फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो जब आप इस चीज को मानते हैं कि ये चीजें, तो फिर इसकी लंबाई को आप a मान लिया और चौड़ाई को इसकी लंबाई को चौड़ाई से, तो चौड़ाई को आपने x मान लिया, ये जो भी मानना था मान लिया, x² प्लस और ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, और d कितना है, d है 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये सारी चीजें कुछ भी नहीं करना था आपको, ऐसे ही बन जाता। ठीक है, फिर भी हम बता दिए कि 5 का स्क्वायर हो गया ये, और लंबाई हो गई x + 1 का स्क्वायर, और चौड़ाई हो गई x का स्क्वायर, क्योंकि चौड़ाई से 1 मीटर ज़्यादा है, और पीजीटी थ्योरम आपने लगाया और ये 5 के स्क्वायर के बराबर है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आंसर देखने को मिलेगा, x का मान वो आ जाएगा। लेकिन जब इतना पता ही चल गया, क्योंकि आप पीजीटी सब याद क्यों रखे भाई, ये सारी चीज़ें क्यों याद रखे हो। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर पाइथागोरस लगा ही रहे हो और विकर्ण अगर आपको 5 दे दिया है और साइड्स का अंतर 1 दिया है, पहले तो समीकरण जो भी आएगा उसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। लेकिन जब हमें पता है कि उन साइडों का अंतर वो है, तो इसका मतलब 3 और 4, क्योंकि 3 4 5 जो साइड है, 3 4 5 जो साइड है वो क्या पीजीटी थ्योरम को फॉलो नहीं करती, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं करती, करती है, और इन दोनों का अंतर 1 भी है। तो फाइनली पेपर में ऐसी ही चीज़ें आती हैं जो आपको याद रहती है, जो आपको टीचर बताया रहता है पहले से, जो चीज़ें आप क्लास में पढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, वही चीज़ें मैक्सिमम आपको देखने को मिलती है, लेकिन गोल मोल तरीके से वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। तो याद रखें, वो सारी चीज़ें आपको नोट करना है और इसी तरह से प्रैक्टिस करते चलना है। तो यहाँ पर दोनों साइडों का अंतर 1 था, तो आपने कहा 3 4 5 तो होती ना साइड, और उनका अंतर भी 1 हो गया, और विकर्ण भी उसके अकॉर्डिंग 5 ही आता है। तो आपने बता दिया कि भाई 1 हो गई साइड आपकी 3, 4 हो गई आपकी लंबाई, और चौड़ाई हो गई 3। और अगर ना बने ना कि सर ऐसे नहीं समझ में आया हमको कि 3 4 5 कैसे है, हालांकि तो समझना है इसी को, लेकिन ना आए तो फिर वो जो इक्वेशन बताए थे उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर अब आते हैं किसमें भाई, इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब इसमें आते हैं कि 3 4 आ गया ना, अब आपसे बोलते हैं आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई और चौड़ाई 3 चौको 12, 12 आपका कहाँ आंसर है, ये हो गया। इसको टिक करके आगे बढ़ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन पर क्या बोलता है, एक खेल के मैदान में 2 खंबे स्थित हैं जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर तथा 26 मीटर है, इनकी क्षैतिज दूरी 8 मीटर है, उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या है।
ठीक है, तो ये भी कर लेते भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं दे दिया, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस बातों को समझना आराम से। ठीक है, कैसे समझना, देखिए पहले तो हमें जैसा बोला हमने वो बना लिया। तो बोलता है दो खंबे थे तो हमने एक खंबा ये बना दिया, एक खंबा ये बना दिया, जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 26 मीटर है। इसका मतलब छोटा वाला छोटा ही ना होगा, बड़ा वाला बड़ा होगा, ये हो गया। ठीक है, 26 मीटर है। जिनकी 36 दूरी मतलब ये वाली दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो अगर ये वाली दूरी 8 मीटर है तो इसका मतलब ये भी तो 8 मीटर होगी। इतना तो कॉमन सेंस लगा ही पा रहे होगे, लगा लिए। ठीक है, अब ये चूंकि 20 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी 20 मीटर होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी 26 मीटर है, तो ये जब 20 हो गई तो ये कितनी बची, 6 बची। ये वाली 6 बची, ये वाली 8 है, तो ये वाली नहीं बता पाओगे क्या। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये 6 है और ये 8, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना तो विकर्ण होगा 10। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल लें, 6, 8 और 10 ही तो आएगा, तो 10 आ गया विकर्ण। तो आपसे पूछा गया ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो कितनी निकाल दी अभी आपने, 10 ही तो निकाल दिए, देख लीजिएगा। ठीक है, तो 10 आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार व्यास 70 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको शंकु का आयतन, इसमें ना जो जेल पहरी है, लेकिन और भी अलग एग्जाम आएंगे, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जेल पहरी और जैसे जो भी कॉमन एग्जाम रहते हैं उनमें केवल फॉर्मूले ही बेस पर ना जाने कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भाई मेंसुरेशन के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूरे फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और नहीं याद होते तो बार बार याद रखें। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा फिर से फॉर्मूला याद कर लें, फॉरगेट हो फिर से फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि भाई ऐसा होता है जनरली कि फॉर्मूले हम भूल जाते हैं, तो उससे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होगी, बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब भी आप फॉर्मूले भूल जाएं उसको याद करें, फिर उसको अप्लाई करें। ठीक है, तो बनेगा, काफी बनेगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का मतलब 1/3, पाई का मतलब 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है भाई, व्यास है, यहाँ पर व्यास दिया है 70, तो आर कितनी हो गई, 35 का स्क्वायर, और इंटू एच कितना है, 12। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्योंकि जो व्यास है मतलब डी का मान ना दिया है कितना, 70, तो आपको आर क्या होगा, आर तो आधी होती है डी की, तो आपने 35 निकाल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने सारी चीजें निकाल दिया, अब आपको केवल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो 3 से आपने 12 को काट दिया, 4, 3 चौको 12, फिर 7 से 2 बार 35 थे, तो 35 काट दिया, तो एक 35 को आपने काट दिया, तो 35 इंटू 35 रख दिया है ना, इसको सॉल्व करके, तो 35 को काट दिया, तो ये बचा 5, 5 चौको 20 और ये 35। तो फाइनली आपके पास जो बचा है चीज वो क्या बची, फिर से लिख दे रहे हैं हम, 1/3 है ना, 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35 और इंटू एच का मतलब 12, 3 चौको 12, 7 पंजे 35, और कुछ बचा नहीं, तो आपके पास बचा 22 इंटू 35 इंटू 5 चौको 20। ठीक है, 20 बचा, तो अब 35 दूनी अपन ने कर दिया 70, 70 इंटू 22, मतलब कि अब जब इंटू करेंगे तो आप देखेंगे कि 154 पहले आएगा, और फिर आपका ये 70, हाँ एक और जीरो आएगा ना, मैं कम जीरो लगाए, तो आपका हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जब आप इंटू करेंगे तो 154 आएगा, जो कि सेकेंड वाला बिल्कुल सही आंसर भी है। ठीक है जी, आपने देख लिया है ना सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन पे क्या करना है वो समझ लेते हैं। अब बोलता है एक समबाहु त्रिभुज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत सारी बातें समझाने के लिए भी इसमें हो पाएगी। देखिए बोलता है एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर के परिवृत्त, तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त मतलब बाहर एक वृत्त बनाना है, वो बना लिया। परिवृत्त के केंद्र ओ है तो ओ बना लिया। अब बोलता है पी क्यू आर बोलना, तो अपन ने रख दिया नाम पी क्यू आर, जैसा नाम रहेगा ना सिक्वेंस से रखना, पी क्यू आर कहीं से भी रख दिया अभी तो। ठीक है, तो बोलता है एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ तो केंद्र का नाम था, तो पी से गए ओ पे, ओ से गए आर पे, इसका मान दे दिया। पी ओ आर का माप होगा। ठीक है, ये पूछ लिया। और ये त्रिभुज कौन सा है भाई, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि सर्कल के अंदर यदि कहीं पर भी, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे, इस जो प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, अगर ये 60 डिग्री है ना तो ये कितने डिग्री आएगा, ये होता है 2 गुना, ये वाला कितना होगा 2 गुना, तो ये हो गया 120 डिग्री। ये 60 हो गया क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बनेगा वो उसका डबल होगा, परिधि पर बनाया गया कोण का, तो इसका डबल होगा 120 डिग्री, 60 का डबल 120 डिग्री, जो कि सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देख लीजिए आंसर सही है कि नहीं, आंसर सही है। अब आते हैं इसमें कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या समझा देते हैं हम, कॉन्सेप्ट समझाते थे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है और क्या याद रखना आपको। देखिए इसमें याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी यदि वृत्त है और उसके परिधि, क्या बोलना, जो बोलना है वो भी लिखना है ना, पेपर जो आप नोट कर रहे हैं कॉपी में भाई, उसमें जो नोट करना है वो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इसमें नोट क्या करना है, पी क्यू आर, यहाँ नोट ये करिएगा, हम बोलते हैं आप लिख लीजिएगा कि जीवा से
केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी भी जीवा से केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा से परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। तो मान लीजिए, क्या मान लीजिए भाई, समझ गए ना। सबसे पहले कि जीवा पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण किसी भी जीवा से केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। तो ये केंद्र पर यदि आपने थीटा कोण बनाया है तो परिधि पर अगर आपने थीटा कोण बनाया है तो केंद्र पर आपको 2 थीटा कोण मिलेगा। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब यही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के कैसे दे देगा, मतलब इसी तरह का ना त्रिभुज दे देगा ऐसा है, फिर बोल देगा ऐसा ऐसा ना, ऐसा ऐसा डायग्राम दे देगा, ऐसा डायग्राम दे देगा, केंद्र ऐसा दे कैसे दे देगा, जरूरी नहीं कि जैसा हमने बनाया वैसे ही दे देगा ना, ऐसा दे देगा। हो सकता है यहाँ पर जीवा दे दे, फिर यहाँ पर परिधि दे दे, यहाँ पर ऐसे दे दे, फिर यहाँ पर केंद्र दे दिया, ऐसे ऐसे करके दे दे ना, कैसे भी देगा। आप ये समझना कि एक कॉमन जीवा होनी चाहिए और उसी जीवा से परिधि पर भी कोण बनना चाहिए और उसी जीवा से केंद्र पर भी बनना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब कुछ बिंदु एक ही रेखा पर मौजूद हो तो उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखें कि कोई एक ही रेखा मतलब ये एक रेखा है, इसी पर यहाँ पर भी एक बिंदु है, यहाँ पर भी एक बिंदु है, यहाँ पर भी एक बिंदु, यहाँ पर भी एक बिंदु, यहाँ पर भी एक बिंदु, तो ये क्या है, समरेखीय। क्या है भाई, समरेखीय। एक 2-3 प्रॉपर्टी होती है, एक होती है समरेखीय और एक होती है समपाती। ठीक है, 2 बिंदु मैक्सिमम आती है। ठीक है, एक होती है समरेखीय और एक होती है समपाती। समपाती का मतलब क्या होता है, एक बिंदु के ऊपर ही दूसरी बिंदुओं का होना, तो इसको बोलते हैं समपाती। याद रखेंगे, क्या याद रखना कि एक बिंदु के ऊपर ही दूसरी बिंदु का होना, इसको बोलते हैं समपाती। और समरेखीय क्या होता है, समरेखीय होता है एक ही लाइन पर बहुत सारी बिंदुआं होना, इसको बोलते हैं समरेखीय। भाई समान रेखा पे ही बिंदु है तो इसको बोलते हैं समरेखीय, कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और संपाती, ठीक है, संपाती क्या हो जाएगा तो वो याद रखना। ठीक है, तो संपाती समरेखीय 2 प्रकार की लाइन होगी, तो वो आप अच्छी तरह से याद रखना। अच्छा, इसमें कलर वाला भी था क्या, चले तो कलर वाला था उससे लिख देते, चलिए कोई बात नहीं है ना, हो गया ना। समरेखीय संपाती में अंतर समझ में आ गया, एक के ऊपर एक बिंदु है तो संपाती बिंदु है, और एक ही रेखा पर अनेक बिंदु है तो वो बिंदु क्या कहलाएगी, समरेखीय बिंदु कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो आपने आई होप कि पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। हमने बताया हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन है ना, हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन है, इन सभी को हमने रेशो मेथड से सॉल्व करना आपको सिखाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम रेशो मेथड से ही बताएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए रेशो मेथड को और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक तो आपसे शायद बन जाएगा। ठीक है, बेसिक बन जाएगा, ना बने तो भी पूछ लेना, तो हम फिर बेसिक भी बताने की कोशिश क्या करेंगे वीडियो में। लेकिन हम रेशो कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो रेशो को ही समझा देते हैं या फिर बेसिक, दोनों इसके लिए बता देंगे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेशो बता देते, जो हम हमेशा बताते हैं। सबसे पहले हमने ट्रायंगल बना दिया, हमने एक ट्रायंगल बना दिया, मतलब कि पहले एक खंबा बना दिया। पहले हम क्या कर रहे हैं, एक खंबा बना दे रहे हैं। ठीक है, पहले अपन क्या कर दे रहे हैं, एक खंबा बना दे रहे हैं। तो भाई खंबा बना देते हैं, ये एक मीनार, मतलब खंबा का मतलब मीनार। एक मीनार बना दिए, मीनार की छाव ये होती है भाई, मीनार की छाव ऐसी ना होगी यहाँ कहीं सूर्य होगा, यहाँ सूरज जी होंगे भाई, कहीं कहीं सूरज भगवान होंगे यहाँ कहीं। ठीक है, तो सूरज हो गए, फिर सूरज की जो छाव बनी वो कितनी बन गई, सूरज की छाव, जो मीनार है मीनार की से जो छाव बनी वो ऐसे ही बनेगी ना, सट के बनती है यहाँ पे, तो वो 30 मीटर छाव बन गई, 30 मीटर लंबी छाव बन गई। और जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हमने बताया था 30 के सामने कितने का रेशो होता है, 1 का, और ये 90 का हो गया, और ये फिर 60 डिग्री के, और 60 डिग्री के सामने कितने का रेशो होता है, √3 का। तो यदि √3 की लंबाई 30 के बराबर है, √3 की लंबाई 30 के बराबर है, तो 1 की लंबाई कितनी, तो 30/√3। क्यों भाई जरूरी है इसकी लंबाई निकालना, क्योंकि मीनार तो सेम है, मीनार तो सेम है, लेकिन वो कई बार 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, कई बार 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसीलिए जरूरी हो गया था मीनार की लंबाई निकालना। तो आपने मीनार की लंबाई निकाल दी 30√3। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं हमने क्यों निकाला, तो मीनार की लंबाई निकालना जरूरी था, इसलिए हमने निकाल दिया 30/√3। तो अब मीनार की लंबाई आ गई। अब मीनार तो वही का वही होगा, मीनार थोड़ी ना बदलेगा, मीनार नहीं बदलेगा, मीनार की परछाई बदल गई, अब हो गया 60 डिग्री। अब हो गया 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब मुझे ये बताइए कि यदि मीनार की लंबाई ने 60 डिग्री का एंगल बनाई तो लंबाई क्या बदली होगी, मीनार की लंबाई नहीं बदली होगी भाई, मीनार की लंबाई उतनी ही होगी जितनी आपने पिछली बार निकाल दी थी, 30/√3। और इसीलिए शायद आपने मीनार की लंबाई निकाली कि मीनार की लंबाई की अब जरूरत पड़ेगी, तो मीनार की लंबाई आ गई 30/√3। 30 के आपने 30-60-90 का रेशो क्या बताया था, 30 के सामने 1 का रेशो, 60 के सामने √3 का रेशो, और 90 के सामने 2 का रेशो होता है। 30, 60 और 90 का जो रेशो है 1, √3 और 2 का रेशो है।
तो अगर 60 के सामने 1 का रेशो था और 1 कितने के बराबर है, 30√3 के बराबर है, तो आपसे पूछा आप छाई की लंबाई बताओ, इसकी लंबाई बताओ, और इसकी लंबाई का रेशो क्योंकि 30 डिग्री के सामने वाला एंगल है तो इसका कितना हो जाएगा, √3। जिनने भी रेशो कॉन्सेप्ट नहीं सीखा पूरी वीडियो देखे, किसी ना किसी में हमने कुछ ज़्यादा डिटेल्स में बताया है, ठीक है, वहाँ से सीख ही जाएंगे आप। जितने भी अगर हमारा जो भी बंदा 1 by 1 वीडियो देख रहा है ना हमारी, वो सारी चीज़ों को समझ जाएगा लास्ट तक। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया कि 60 के सामने अगर 1 का रेशो जो कि इतने के बराबर है तो 30 के सामने कितने का हो जाएगा, सॉरी 60 के सामने कितने का रेशो था, √3 का ना, 60 के सामने √3, 60 के सामने √3 का रेशो था तो √3 इतने के बराबर। अब 30 के सामने ये 1 है ना, गलती बता दी है, ठीक है, ये 1 है तो ये 1 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि √3 का मान आपको दिया हुआ है ये, और 1 का मान निकालना है क्योंकि 30 के सामने का मान निकालना है। तो फटाक से आपने करा कि 60 के सामने √3 का रेशो, तो √3 का मान जो है वो दिया है 30/√3 के। आपको 30 डिग्री के सामने का एंगल निकालना था, मतलब परछाई की मान निकालना तो 1। अब आप जब इसको करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 10 से काट देंगे, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 आपका राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही। अब इसका बेसिक भी हम आपको समझा दें। बेसिक क्या होगा, देखिए मीनार की लंबाई तो सेम होगी ना, मीनार की लंबाई यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी होगी। जब उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया था, जितनी मीनार की लंबाई थी वहाँ यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पे भी तो वही होगी, जबकि परछाई की लंबाई पहले 30 थी और अब आपको निकालना है। परछाई की लंबाई पहले 30 थी, अब आपको निकालना है मीनार की लंबाई तो पहले वही होगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर tan 30 से मीनार की लंबाई निकाली, क्योंकि मीनार की लंबाई जरूरी ना हो गई, यहाँ के लिए मीनार की लंबाई होनी जरूरी है। तो हमने कहा कि क्या कर देते भाई, या तो आपको रेशो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए या फिर ये पता होना चाहिए। तो चूंकि तो हमें रेशो का कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो रेशो का कॉन्सेप्ट नहीं याद है, इसलिए हम ऐसे काम कर रहे हैं कि tan 30, ठीक है, जो बेसिक बता रहे थे कि सर बेसिक भी समझा दो, तो उनके लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं कि tan 30 बराबर में लंब बटे आधार, तो लंब कितना है h लिख देते हैं, लंब h और आधार कितना है 30, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है 1/√3, ठीक है, 30 का मान हो गया 1/√3 और बराबर में h। तो इसका मतलब h की जो लंबाई आपने निकाल दी, जो खंबे की लंबाई निकाल दी, वो निकाल दी है 30/√3, ये आ गई खंबे की लंबाई, ठीक है, ये आ गई 30/√3, आ गई खंबे की लंबाई। अब आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आने पर ये समझ जाना है कि खंबे की लंबाई तो 30/√3 आ गई है, खंबे की लंबाई 30/√3 आ गई, तो अब tan 60 का मान लग देना है, ठीक है। हमने तो पूरा हौच पौच कर दिया, समझ जाए है ना, खंबे की लंबाई तो निकालिए ना 30/√3, यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। और ये 60 डिग्री का एंगल है और ये x अब आपको निकालना है, तो 60 डिग्री का एंगल है, तो अब tan 60 का मान कितना होगा, tan 60 का मान कितना होगा, अपॉन में लंब है 30/√3, आधार x है, ठीक है। अब 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई, √3, 60 डिग्री का मान है √3 अपॉन में 30/√3, अच्छे सॉल्व कर लो, tan 60 बराबर में 30 अपॉन में √3x, ठीक है। तो 60 का मान कितना हो गया, √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन में √3 इंटू एक्स, ये √3 हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 बराबर में 30/x, तो 30 3 से कट जाएगा, 10 आएगा, x बराबर में 10 आपका राइट आंसर होगा। तो बेसिक भी समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो दोनों आई होप समझ गए, दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बॉक्स में 3 दोषपूर्ण तथा 12 दोष रहित बल्ब हैं, मतलब 2 प्रकार के बल्ब हैं, एक दोषपूर्ण है और एक दोष रहित है, ठीक है। तो रहने दो भाई, जो क्या करना उससे, दोनों बल्ब के दोष रहित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, नीचे कुल प्रक्षेपण, ठीक है, जो भी आ सकता है रिजल्ट वो होना चाहिए नीचे। तो टोटल कितने बल्ब थे, 2 और 12, 3 और 12 15 बल्ब थे। 15 बल्ब में से कोई सा भी बल्ब आप चुन सकते हो। कितने बल्ब चुन रहे हो, 2 बल्ब चुन रहे हो, तो आपने लिख दिया 15 में से 2 बल्ब चुन रहे हैं। जैसे ही सिलेक्शन की बात आती है, हमने आपको पहले ही बताया है कि सिलेक्शन की बात हो NCR का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो 15 में से 2 बल्ब आप चुन रहे हैं, ये हो गया 15 CR, ठीक है, 15 C2 है ना, जितने भी बल्ब चुन रहे थे वो सिलेक्शन। अब क्या बोलता है कि आपके पास क्या थे भाई, 3 दोषपूर्ण थे, आपको क्या करना है भाई, 3 दोषपूर्ण, तो आप बोलता है दोष रहित होने की प्रायिकता, दोनों बल्ब के दोष रहित, तो दोष रहित तो 12 बल्ब थे, तो 12 C2, 15 बल्बों में से दोष रहित बल्बों के होने की प्रायिकता। तो ऊपर संभावित परिणाम, नीचे कुल परिणाम, तो ये हो गया कुल परिणाम और ये हो गया संभावित परिणाम। तो 12 दोष रहित बल्ब थे, उनके होने की प्रायिकता 2 में से पूरे 15 थे। तो 15 C2 को जब सॉल्व करोगे तो 15 C2 को फॉर्मूले से सॉल्व कर लोगे ना, तो कितना बचेगा नीचे, 15 × 14, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 12 × 11, ठीक है, 12 × 11। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा सॉल्व करिए 15 C2 को और उसको। तो 15 × 14, ऊपर बचेगा 12 × 11, तो आप 11 और 14 क्या भाई, 2 से काट देंगे 6, 2 से काट देंगे 7 और कुछ कटेगा, ठीक है, 6 का 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, ठीक है। आपने क्या किया, ऊपर किसको सॉल्व किया, ऊपर आपने 15 C2 को जब सॉल्व करेंगे तो आपको 12 × 11 मिलेगा, नीचे आप 15 C
2 को सॉल्व करेंगे तो नीचे मिलेगा 15 इंटू 14, ठीक है, ये बन गया। अब आप काटापीटी कर रहे हैं तो पहले आपने काट दिया 2 से 7 बार में, 2 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, ऊपर मिला 22, नीचे मिला 7 पंजे 35, तो 22/35 आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन पे याद रखें कि इस क्वेश्चन पे ऑप्शन बड़े आसान होते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शंस किस में हैं, फ्रैक्शन में दिए गए हैं, इसीलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन प्रेफर मत कीजिएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन क्या है, फ्रैक्शन में, इसीलिए ना, अगर 2 होते, 3 होता, 4 होता, 5 होता, मतलब राउंड फिगर में ऑप्शन होता तो फटाफट आप इसमें ऑप्शन रखते, फुल करते, जिससे फुलफिल हो रहा होता, मतलब कि वैल्यू पुट करने पर 0 आ रहा होता, वही आपका राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शन क्या है, आपके फ्रैक्शन में है, इसलिए आपने ऑप्शन को प्रेफर नहीं किया। अब चलते हैं किसमें, सॉल्यूशन पे। मान लीजिए अगर ऑप्शन नहीं होते तो फिर सॉल्व कैसे करना है उस पर चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं होते और फिर सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं वो देख लीजिए। किसी 2 को ना आप ट्रांसफर कर दें यहाँ पर आसान तरीके से, या तो आप चाहें तो पूरा कर दें, लेकिन पूरा ही अगर लेकर सॉल्व करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, ठीक है। और इसीलिए क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए कि आप पूरा ही लेकर सॉल्व करें और फिर कॉम्प्लिकेटेड करें और फिर फंस जाएं और फिर वहीं पर क्विट कर दें ना, फिर टाइम भी वेस्ट हो जाए, आंसर भी ना, ये सारी चीज़ें रहती। तो या तो आप ऑप्शन से करना या फिर क्या करना, आप वहाँ पर इनको ट्रांसफर करके करना। तो यहाँ पर अपन किन्हीं 2 को ट्रांसफर कर देते हैं एक साइड। तो यहाँ देखिए किस किस को ट्रांसफर कर देते हैं अपन, किसी भी को कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप किसको ट्रांसफर करो, कैसे क्या करो। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं किसको किसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 और 4 को लेकर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 1 और 4 को लेकर सॉल्व कर देते हैं और इन दोनों को क्या कर देते हैं अपन, इन दोनों को उस तरफ पे ट्रांसफर कर देते हैं। या फिर जिसको भी लेकर सॉल्व करना है तो पहले 2 को लेकर सॉल्व कर दो, पहले 2 को लेकर सॉल्व कर दो, ठीक है। तो पहले 2 को लेकर सॉल्व कर दो, फिर इन दोनों को यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो हम क्या ले लेते हैं, पहले दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे 1/, इन दोनों को सॉल्व कर देना, पहले गोला जो सर्कल मारे हमने, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ऊपर आ जाएगा x+2, पूरा बेसिक से सॉल्व करते हैं, चलिए कर देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, केवल इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका x+2 माइनस x माइनस 1 में x² प्लस 3x+2, ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने पर। फिर बराबर, अब ये चीज़ वहाँ ट्रांसफर हो जाएगी तो हो जाएगी 1/x+3 माइनस 1/x+4, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, ऊपर बचा केवल 1, 2 में से 1 गया तो केवल 1 बचा। नीचे क्या जाएगा, नीचे पूरा का पूरा यही बच गया, x² प्लस 3x+2, ठीक है, ये पूरा का पूरा बच गया। और यहाँ पर ये बचा एलसीएम में, ठीक है। तो अब यहाँ का ले लेते हैं एलसीएम, कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा था, 1 में कितना बचा था, x² प्लस 3x+2 बचा था। और यहाँ का जब आपने एलसीएम लेंगे, ठीक है, कितना आया था आपका, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स है ना, ये कितने, ये हो गया था नेगेटिव और ये हो गया था पॉजिटिव, है ना। चलिए, तो ये पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x ट्रांसफर होने के बाद x+4 माइनस x-3, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तब। फिर अपन में कितना हो जाएगा, x² प्लस 7x+4 दिया 12, ये हो गया। अब यहाँ पर भी x से x कट गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो यहाँ पर भी 1, तो ये पूरा 1, ये पूरा 1 कैंसिल हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। कैंसिल का मतलब कि इसका मल्टीप्लाई उससे और उसका मल्टीप्लाई उससे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 7x+12 बराबर में x² प्लस 3x+2, यह आ गया आपके पास 3x+2, ठीक है। चलिए, तो इसको भी काट करके नए में से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितना बचा था, x² प्लस 7x+12 बराबर में यहाँ कितना बचा था, x² प्लस 3x+2 बचा था। x² से x² कैंसिल, 3x यहाँ पर चला गया तो कितना जाएगा, 4x, या फिर 3 को यहाँ ले आओ, ठीक है, 3x को इधर ला के घटा दो तो 7x में से 3x चला गया तो बचा 4x बराबर, यहाँ बचा था 2 और फिर माइनस में 12 हो गया तो माइनस का 10। तो जब इसको काट देंगे तो यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव का 5/2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपका, नेगेटिव का 5/2 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। तो 5/2 नेगेटिव का 5/2, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जिसको आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आसान रहता है लेकिन फिर ऑप्शन से ना थोड़ा सा फ्रैक्शन में था तो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको सारी चीज़ें बता दी कि आप फ्रैक्शन से भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर 2 3 4 5 होता राउंड फिगर में तो आसान पड़ता, अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह से कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति अपनी पुत्री की आयु से 3 गुना था। तो ठीक है, जमा देते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा जमा देते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी बताए हैं रेशियो के कॉन्सेप्ट से, अभी भी आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ अलग नहीं। पहले क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति आदमी
अपनी पुत्र, पुत्र मतलब बेटा की आयु से 3 गुना था 5 वर्ष पहले, तो 3 गुना था आदमी अपने बेटे से 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले समझाया है ना, पहले समझाया है, आपने पूरी वीडियो देखा हो तो आपसे खुद ही बन जाएगा। फिर बोलता है 3 गुना था और 10 साल पश्चात, पश्चात का मतलब 10 साल पश्चात, 10 साल जोड़ दो, पश्चात वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो गया, तो पुत्र की आयु का 2 गुना हो गया। बस इतना आसान सा रेशो, इतना आसान सा रेशो, अब तो कुछ करना भी नहीं है। यहाँ पे भी देखो गैप कितने का है, यहाँ पर गैप इनके बीच का अंतर है, एज का अंतर है 2। हमने पहले जो भी अभी तक 6 वीडियो अपलोड हो गई ना, तो उनमें जिन्होंने भी पूरी 6 की 6 अच्छी तरह से देखा वो ये कॉन्सेप्ट को पहले ही समझ गया होगा, बहुत डीप से समझाया है ना, और अभी समझा दे रहे हैं ऐसे बेसिक बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर इनका गैप है, इनकी एज का अंतर 1 और यहाँ पर इनकी एज का अंतर 2 है। हालांकि ये भी समझ जाओगे, लेकिन अगर पहले वाली वीडियो देखो तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियरली हो पाएगा, ठीक है। 2 और 1 ये हो गया। इनकी एज का अंतर ऊपर 2 था, यहाँ पर 1 ही, कैसे पॉसिबल होगा, इसलिए इनकी एज के अंतर को बराबर करने के लिए आपने इसको भी 2 किया, 2 का गुणा करने के लिए ये हो गया 4 और ये हो गया 4 और ये हो गया कितना भाई 2, क्योंकि भाई यहाँ पर 1 था तो 2 का गुणा कर दिया, तो 2 का गुणा किया तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2। अब देखिए पहले 3 एज थी इसकी और अब 4 हो गई, पहले 1 एज थी अब इनकी और इनकी 2 हो गई, तो कितनी एज का अंतर है 1 का। तो जो 1 साल का अंतर आया वो क्यों आया, पहले 5 साल और 10 साल बाद, है ना 15 साल, तो 1 जो है वो 15 साल के बराबर है, 1 जो है वो 15 साल के बराबर है। अब आप ना किसी की भी एज निकाल सकते हो, 1 जो है 15 साल के बराबर है, तो अब किसी की भी एज निकाल सकते हो। तो बोलता व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो पहले अपन ये निकालते हैं, ये पेज कहीं हॉच पॉच तो नहीं हो गया, शायद ना दिख रहा हो तो एक नए पेज में हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है, ठीक है, नए पेज पे चलिए इस पेज पे आपको समझ जाएंगे, जल्दी जल्दी फटाफट हम बना देते हैं। MD पहले 3 गुना था 1, कब पहले था भाई 5 साल पहले, फिर इसके 10 साल बाद, ये वर्तमान का हमको नहीं पता ये वर्तमान कितने साल के, ठीक है। 10 साल बाद इसकी पिता की जो आयु थी ना वो 2 गुनी हो गई थी पुत्र की आयु से, ये हो गया। पहले इनकी आयु का अंतर 2 वर्ष था, अब इनकी आयु का अंतर 1 वर्ष है। इन दोनों की आयु का अंतर को बराबर करने के लिए हमने नीचे 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2, ठीक है। अब देखिए पहले 2 साल का था, अब पहले 1 साल का था बेटा और अब हो गया 2 साल का, ठीक है। इन दोनों का अंतर 1 साल का, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 साल रेशो में बढ़ रहा है, अनुपात में 1 बढ़ रहा है। जबकि ये देखिए 10 साल के बाद 15 साल में आ रहा है, 10 के बाद 15 में आ रहे हैं, तो इसका 10 के बाद पहले 5 साल फिर 10 साल बाद, तो मतलब फाइनली 15 वर्ष। तो जो 1 अनुपात है वो 15 साल के बराबर है, 1 अनुपात है 15 साल के बराबर। तो ये 3 कितने के बराबर हुआ, 15 तिया 45, ये 1 कितने के बराबर हुआ 15 साल। इसका मतलब कि वो पहले कितने साल के थे, 45 और 15 साल। कब पहले भाई, अब वर्तमान से 5 साल पहले, वर्तमान से 5 साल पहले आदमी था 45 साल का और बेटा था 15 साल का, वर्तमान से 5 साल पहले। तो वर्तमान में आने के लिए आदमी में 5 साल जोड़ दोगे तो 50 साल का आदमी हो जाएगा, बेटे में 5 साल जोड़ दोगे तो 20 साल का बेटा हो जाएगा। तो आई होप कि आप दोनों ही कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। हॉच पॉच हो जाता है उसमें थोड़ा वो मत होइएगा, एक बार एक एक स्टेप देखिएगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और पहले भी हमने वीडियो में समझाया तो काफ़ी समझ में आ गया। तो देख लीजिए आपका किसका पूछा था भाई, बेटे का पूछा था, तो बेटे का कितना, सॉरी आदमी का पूछा तो आदमी का 50 वर्ष बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एपी बनाता है। एपी बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। एपी बनाता है तो एपी यहाँ पर देखिए कौन बना रहा है भाई, एपी। एपी का मतलब होता है सेम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एपी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस कहाँ बनेगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है भाई कॉमन डिफरेंस, ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप इनका अंतर निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस नहीं है तो एपी नहीं होगा ना, इनका जो सर्वांतर है वो बराबर होना चाहिए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मैं इसको भी एपी कह सकते हैं, ठीक है, अपन इसको भी एपी कह सकते हैं, लेकिन ये एपी तो है, लेकिन कितनी एपी इसमें, 2 एपी है, इसके अंदर 2 एपी है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है भाई, इसके अंदर भी आपकी 2 1 2 1 2 3, हाँ इसके अंदर भी 2 एपी है। ये सिंगल एपी है, ये सिंगल एपी है, ठीक है, ये सिंगल एपी है। तो आपसे इसने केवल ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक एपी बनाता है। तो आपको केवल देख के अपने मन से नहीं बनाना भाई ना, अपने मन से आपको नहीं बनाना है, जो ऑप्शन में जब रहेगा तब आप बनाएंगे। अभी हमने आपको बताया था 2 एपी 2 पी, इसका मतलब क्या बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि एपी सीरीज ऐसी चल रही, इन 2 एपी को कंबाइन कर, कई बार आपने क्वेश्चन किया होगा कि 2 एपी को कंबाइन कर देते हैं, तो हो सकता है 2 एपी को कंबाइन कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ का जो सर्वांतर है, देखिए इनका सर्वांतर जो है, इनका सर्वांतर भी क्या है, क्योंकि आंसर तो ये है, इनका सर्वांतर क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस, मतलब एपी जब भी आपको निकालना हो ऐसे अगर आ जाए तो एपी में आप ये करना कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमेशा क्या करना और देखना कि सर्वांतर बराबर है। हमने जो 2 एपी कह दिया वो क्यों कह दिया वो समझो कि -1 अगेन ये एपी, देखिए हम इसलिए कह रहे हैं ये -1 फिर -1 फिर इसके बाद फिर -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1 आएगा, फिर 1 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आता जाएगा। तो ये 2 एपी नहीं आ गई कंबाइन में। फिर यहाँ पर देखिए 1 1 2 3
एक छोड़ एक है ना, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस तरह से होगा। फिर 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस तरह से कॉमन होगा। तो हम ये भी तो समझ सकते हैं, एपी का मतलब तो ये भी समझ सकते हैं ना कि भाई 2 एपी इसमें कंबाइंड हो गई, तो इसीलिए फिर थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तो फिर एपी 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 दोनों ही 2 एपी है, लेकिन ये दो एपी, इसको अलग करो। हमें कौन सी कंडीशन फुलफिल करना जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में आया था, तो हमने बता दिया कुछ आईक्यू के लिए भाई, सामने वाले को बताने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट कि हाँ भाई 2 एपी तो इसमें भी है फिर। लेकिन आपका नहीं, जनरली आप जो करेंगे एपी को डिसाइड करेंगे वो कैसे करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। वो जब सॉल्व करने को आ जाएगा तो बात अलग है कि भाई आप 2 एपी को अरेंज करके सॉल्व करो, लेकिन आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, सर्वांतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप कर रहे हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है 1 और फर्स्ट टर्म क्या है -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 2, सर्वांतर आ रहा है 2। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 1 और -1 को सॉल्व करते हैं। तो 1 और -1 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 फिर माइनस का 1, तो इधर पर जा रहा है सर्वांतर माइनस का 2। तो ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है, सर्वांतर फॉलो नहीं कर रहा है। नीचे ठीक इसी प्रकार से पहले 1 और 1 का अंतर निकालेंगे तो कितना जाएगा 0, फिर 2 और 1 का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 1, तो ये भी सर्वांतर को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, जो लास्ट वाला है ये आपके सर्वांतर को फॉलो कर रहा है, -1 और फिर माइनस का -1। ठीक है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा -1 + 1 मतलब कि सर्वांतर 0। तो आपका जो हो गया एपी सीरीज को कौन फॉलो कर रही है, ये भी बना दिया भाई, डबल एपी है, ये भी डबल एपी है, और ये तो एपी ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जो सर्वांतर रहेगा सर्वांतर से आप फॉलो करें, कई बार ऐसा फंसाता है। ठीक है, जिनको ज़्यादा नॉलेज होगा ना, एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, वो यहाँ पर फंस सकते हैं कि भाई ये भी तो एपी दिख रही है लेकिन ये डबल एपी रहेगा। तो वहाँ पर कॉमन थी एपी पूछा, तो एपी आप खुद ही बताइए बेस्ट क्या रहेगा, यही वाला आंसर देने के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस है, ए बी ऐसा करके नहीं है ना। देखिए इसमें बोले उस समांतर श्रेणी के सभी 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका मध्य पद 20 है। मध्य पद क्या होता है भाई, मध्य पद एक प्रकार का माध्य होता है। मध्य पद एक प्रकार का माध्य होता है, या फिर मैं ये कह दूं कि ये औसत होता है। जो मध्य पद होता है वो औसत होता है, क्योंकि समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी मतलब उनका जब माध्यिका निकाल देंगे, माध्य निकालेंगे या फिर औसत निकालेंगे तो बीच का नंबर आता है, बीच का नंबर आता है। तो अभी आपको बता दिया गया कि औसत का फॉर्मूला बताओ, एवरेज या मीन का फॉर्मूला बताओ। तो या तो एवरेज का फॉर्मूला बोल दो, या तो मीन, या तो औसत का फॉर्मूला बोल दो, या तो माध्य का फॉर्मूला बोल दो। इसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग। ठीक है, योग का मतलब सम अपॉन में आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या होता है, औसत या मीन का जो फॉर्मूला होता है, मध्य पद का फॉर्मूला, मध्य बोल दें, माध्य बोल दें, ठीक है, औसत बोल दें, इसका जो फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही होता है। ठीक है, तो अब बताइए मुझे मध्य पद या फिर माध्य या फिर औसत कितना दिया है 20। ठीक है, मिडिल टर्म जो है, क्योंकि माध्य का मतलब ही मिडिल टर्म होता है। ठीक है, मिडिल टर्म आपका निकलेगा। ठीक है, तो 20। उसके बाद क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग हमें निकालना है, और संख्या कितनी देके रखा है 11, तो 11 20 कर दिया तो कितना हो गया 220 आपका राइट आंसर। तो आपने योग निकाल दिया 220, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मध्य पद था, इसका मतलब आप समझ गए थे कि वो या तो माध्य बोल रहा है या फिर औसत दे रहा है, दोनों ही बात। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के पहले हमने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और याद रखिए जेल पहरी में ऐसा क्वेश्चन से एक जरूर देखने को मिलेगा, जो कि आए भी बहुत सारे हैं और देखने भी आपको आगे पेपर में मिलने वाले हैं। तो पहले जो क्वेश्चन आया करते थे उसमें F2 बोल देता था, F3 बोल देता था, 4 बोल देता था। इसका मतलब क्या होता था कि जहां जहां x लिखा हुआ है, इसका मतलब होता था जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां 2 रखो, जहां जहां x लिखा वहां वहां 3 रखो, जहां जहां x लिखा वहां वहां 4 रखो। लेकिन अभी जो क्वेश्चन दे दिया वो दे दिया f और एफ एक्स दे के रख दिया। ठीक है, इस तरह का दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ एफ तो रहेगा, जो भी फंक्शन है आपका वो तो रहेगा ही रहेगा। अब जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां पूरा आप एफ एक्स की वैल्यू लिखें। अभी तो क्वेश्चन समझ में आया, अब और ज्यादा समझे तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, क्या बोलना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ये बोलना क्या चाहता है वो समझो। ये बोलना चाहता है कि जहां जहां एक्स लिखा वहां पर पूरा एफ एक्स का मान लिख दो। तो जब पहले इसने जो सॉल्व करने को कहा है वो सॉल्व कर देते हैं भाई, जो सॉल्व करने को कहा पहले वो पूरा सॉल्व कर देते। ये उसने बोला जहां जहां x लिखा वहां पर पूरा एफ एक्स का मान रख दो, तो ये रख देते x का मान x + 13 अपॉन में x, ओनली x का मान x - 13, ये है पूरा x का मान। ठीक है, अच्छे से ना दिख रहा हो तो अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट लिख गया होगा। चलिए यहां पर पूरे x का मान x + 13 अपॉन में x - 13 + 13, केवल x का मान आपने वो रखा था, x + 13 अपॉन में x - 13 और फिर माइनस का 13, ये पूरा आपने लिख दिया। ठीक है, लिख दिया, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। आपने ये क्या रख दिया,
एक्स का मान पूरा फंक्शन रख दिया, एक्स का मान पूरा एफ एक्स रख दिया, ये देखा ना एफ एक्स मतलब जो भी फंक्शन लिखा था वो पूरा मान रख दो, तो एक्स का मान अपन ने रख दिया। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा। सॉल्व करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे ऊपर वाली लाइन को जब आप सॉल्व करेंगे है ना, आप पीछे करके देख लीजिएगा, हमने वो रफ कर दिया, ठीक है। तो अब जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करना, सॉल्व करोगे तो देखो ऊपर क्या आएगा आपके पास, एक्स प्लस 13x फिर माइनस का 169 अपॉन में क्या आएगा, x प्लस 13 माइनस 13x और प्लस कितना हो जाएगा 182। सॉल्व करिएगा, ठीक है, खुद भी सॉल्व करके देख लीजिएगा ना समझ में आए तो। अब 13 और x और एक x कितना हो जाएगा 14x माइनस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा कितना 156 अपॉन में, ठीक है। 13 में से एक गया तो 12 माइनस का 12x है ना, ये माइनस है प्लस हो गया क्या, चलिए माइनस का 12x और फिर 82 में 13 को ऐड कर देंगे 182 में तो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, सॉरी ये हमने 182 लिख दिया, ये 182 नहीं है ना, कितना आएगा 169 होगा, ठीक है 169 में जब 13 को ऐड कर देंगे तब होगा 182, ठीक है 182 हो गया। आई होप कि समझ गए होंगे है ना, एलसीएम लेने के बाद आप देखिएगा सॉल्व करिएगा इतना आएगा, तो ये आएगा 182। अब आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में कॉमन निकाल देंगे, तो ऊपर 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 7x माइनस 78 और नीचे जब 2 कॉमन निकाल देंगे तो अंदर बचेगा माइनस का 6x और प्लस का 91, ये बचेगा। 2 से 2 को काट देंगे, आंसर देखिए 7x माइनस 78 किस में है भाई, इसी बस में, इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं करना। और नीचे का करना है तो पहले आपने 91 लिख दिया, फिर माइनस 6 बाद में लिख दिया, बस वही चीज़ है। और ऊपर का तो सेम टू सेम, तो आपको केवल एक ही चीज़ देख लेना भाई, ऊपर का मिल जाए तो ऊपर का देख के कर लो, नीचे का मिल जाए नीचे का देख के कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आते, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन दे दिया। शानदार क्वेश्चन का मतलब इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें सिखाने को मिल दिया। सबसे पहले तो आप परिसर बताइए, रेंज आप कैसे लिखते हैं, हमने रेंज की भी स्पेशल वीडियो डाले, वो भी सब देखना, परिसर, माध्यिका, बहुलक, रेंज सब देख लेना अच्छी तरह से। एक बार देख लोगे फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और जब भी हम आगे आने वाली वीडियो में समझाएंगे तो आप उस बातों को ज़्यादा समझ पाएंगे। और जितनी भी प्रीवियस ईयर की वीडियो डाल रहे हैं पूरी वीडियो देखिएगा, अगर पूरी वीडियो देखेंगे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप मानकर चले कि 80 से 90% तो क्वेश्चन मैथ्स के यहीं से आने वाले हैं, समझ रहे हो, जितना भी हम बता रहे हैं बस इतनी वीडियो को देखोगे 80 से 90% क्वेश्चन बनाएंगे, बस 4-5 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर रेंज, और हो सकता है 100% ही मिल जाए। रेंज कैसे लिखते हैं, पहले आप हमेशा लिखते हैं मिनिमम वैल्यू फिर लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू। जब भी आपको रेंज अगर इस तरह से लिखना होता है तो पहले आप लिखते हैं मिनिमम वैल्यू फिर लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, पहली बात तो ये याद रखें। अब दूसरी बात क्या याद रखें कि रेंज होती क्या है, रेंज होता है अधिकतम मान और न्यूनतम मान। रेंज क्या होता है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान होता है, ठीक है। और जब आप इसे कभी लिखते हैं ना कि रेंज कैसे लिखते हैं, किसी भी चीज फंक्शन की रेंज लिखना हो किसी भी फंक्शन की बात, तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू लिखते हैं फिर मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। जब आप साइन की टेबल पढ़ते होंगे ना, जब साइन थीटा पढ़ते होंगे, साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, तो इस तरह का जब फंक्शन करते होगे तो जो साइन का मान है ना वो कहाँ कहाँ तक रहता है वो देखो। साइन का जब सबसे छोटा मान जो रहता है वो -1 आ सकता है और सबसे बड़ा मान 1 आ सकता है। आने को तो 0 भी आ सकता है, लेकिन क्या 0 और -1 इन दोनों में छोटा क्या है, 0 और -1 में छोटा क्या है, -1। तो इसलिए मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान 1। तो साइन की रेंज का जो आंसर होगा वो क्या होगा, मिनिमम मान इसका क्या होता है -1 और मैक्सिमम मान होता है 1। तो ये याद रखिएगा थोड़ा रेंज का क्वेश्चन कि साइन के मिनिमम और मैक्सिमम मान, साइन का मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान 1। कल को अगर ये उल्टा भी लिख के दे दे आपको तो अगर उल्टा भी ऑप्शन होता 1 और -1 और होता कि -1 और 1, तो आप इसका आंसर क्या करते, आप इसका आंसर ये करते। क्यों भाई, क्योंकि रेंज का होता है पहले मिनिमम वैल्यू फिर मैक्सिमम वैल्यू लिखी रहती है। तो इस तरह को भी याद रखें ना, पेपर में ऐसे भी आ सकता है, आपको फंसा सकता है, तो आप उसको अच्छी तरह से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या समझने वाली बात है वो याद रखो। इस क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आया है पहले भाई, प्रीवियस ईयर करवाने से यही तो फायदा रहता है कि आप क्वेश्चन को सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं, फिर और भी सीखेंगे और भी नई नई चीजें करेगी। जो पिछली बार क्वेश्चन है वो अगर इस बार आ गया तो आप खुद ही बता पाएंगे, हाँ सर आपने ऐसा समझाया था, ये चीज बनती है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, तो यदि समुच्चय ए में 12 अवयव है और समुच्चय बी में 8 अवयव है तो ए समनिष्ठ भी पूछता है और ए ये उभयनिष्ठ हो गया और ए यूनियन संघ भी, दो चीज आपसे पूछेगा। ए समनिष्ठ भी और ए यूनियन भी, 8 समुच्चय 12 समुच्चय देने के बाद ये चीजें पूछेगा। तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है पहले वो समझो। तो अभी जो पूछा उसका आंसर हम बता दें, फिर उसके बाद इसका पूछ सकता है कि इसमें मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं। इसके डिटेल में बताया हमने है ना, पहली वीडियो देख लेना भाई, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने बताया है। इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है कि ए कॉमन बी, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, मैक्सिमम कितने नंबर दोनों में कॉमन हो सकते हैं। ग्रुप ए में 12 अवयव हैं, ग्रुप बी में 8 अवयव हैं, दोनों में मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं। तो भाई मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं, तो पूरा बड़ा नंबर ले लेगा 8। मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं, तो जितना भी बी समुच्चय में है ना, मतलब दोनों में से जो छोटा नंबर है ना वही आप दे देना कि दोनों में कॉमन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं। तो जो भी बड़ा नंबर है वो आप दे देना कि मैक्सिमम, जो भी इन दोनों में क्या रहेगा छोटा नंबर रहेगा वो मैक्सिमम कॉमन कर देना।
कि ग्रुप ए में अगर 12 अवयव है और ग्रुप बी में 8 अवयव हैं तो मैक्सिमम दोनों में कितने कॉमन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम दोनों में बराबर बराबर कॉमन हो सकते हैं, मतलब बराबर मतलब इसमें भी 8 और इसमें भी 8 कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो 7 भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा पूछ रहे हैं ना, 6 भी कॉमन हो सकते हैं, सब होते हैं, लेकिन ज्यादा पूछ रहे तो आपने बोला 8 मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं। अब पूछेगा मिनिमम कितने कॉमन हो सकते हैं, तो मिनिमम कॉमन पूछ रहे हैं तो 5। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, हो सकता कॉमन हो भी ना करे, क्योंकि मिनिमम पूछ रहे हैं, मिनिमम का मतलब हो सकता कॉमन हो भी ना करे, तो हो ही ना, तो इसलिए अपन ने कर दिया 5। जब ना हो तो 0 लिखना, 0 की जगह वहां पर ऐसा 5 लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, 0 ना लिख करके इस तरह का 5 आपको लिखकर मिलेगा। ठीक है, वहां पर मिनिमम पूछे, लेकिन आप यकीन मानिए केवल मैक्सिमम ही आपसे पेपर में पूछा जाता है, तो मैक्सिमम मिला, मिनिमम पूछा तो 5 कर देना। ठीक है, अब ए यूनियन बी का भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने कॉमन मिल सकते हैं और मिनिमम कितने मिल सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी में तो मैक्सिमम तो क्या होता है, मैक्सिमम अगर बोलेगा तो 12 और 8 को जोड़ देना, बोला मैक्सिमम इसमें 20 मिल सकते हैं। दोनों में अगर पूरा ग्रुप हो सकता है कि इसमें भी अलग अलग होंगे, इसमें भी अलग अलग ग्रुप होंगे, तो दोनों को आप जोड़ के लिखेंगे तो मैक्सिमम लिख सकते हैं 20, और मिनिमम कितने लिख सकते हैं, तो मिनिमम लिख सकते हैं 12। बातों को समझ लेना भाई अच्छी तरह से। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ए कॉमन बी में मैक्सिमम 8, क्यों मैक्सिमम कॉमन, इन दोनों में जो छोटा रहेगा वही मैक्सिमम का मान रहेगा 8। ए कॉमन बी में पूछेगा तो हो सकता है एक भी कॉमन ना हो, इसीलिए 5, मतलब 0 को अपन 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5। अब पूछेगा ए यूनियन बी, क्योंकि हमेशा पेपर में यही वाला पूछा है, लेकिन ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कल को अगर ये पूछ ली कि ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 12 इसमें 8 इसमें, दोनों के दोनों अलग अलग टर्म्स होंगे, तो 12 और 8 20 पूरा पूरा ग्रुप में लिख सकते हैं, तो 20 मैक्सिमम हो सकते हैं। अब वही पूछेगा मिनिमम, तो मिनिमम भाई इसमें तो 8 लिखे ही है, इसमें 12 ही लिखे हैं, तो कम से कम जब आप दोनों के ग्रुप को बनाएंगे तो 12 तो लिखना ही पड़ेगा ना, कम से कम। मान लो अगर इसका और इसका सेम है तो कम से कम इनमें 12 तो होगा ही ना होगा, तो इसलिए आपने बोल दिया 12 कम से कम मिनिमम दोनों में कॉमन यूनियन में हो सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेना, ना समझ में आए तो फिर से बता देना सर 22 नंबर को और एक्सप्लेन कर दो, अलग से बता दो, जो भी मतलब ना, जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स इसीलिए तो है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं कि ये वाला क्वेश्चन को और थोड़ा डिटेल में बताएं, इस क्वेश्चन का ऐसा, उस क्वेश्चन का वैसा। ठीक है, आई होप कि इतना समझ गए होगे। ठीक है, लेकिन पेपर में आने वाली हर चीज़ हमने बता दी कि भाई ये पेपर में आता है और ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है वो पढ़ लेते हैं। एक ही परिवार में 40% को आम पसंद है। आपने ऐसा फटाक से सर्कल बना दिया कि 40% को आम पसंद है, तो मैंगो और फिर ऑरेंज। 40% को आम पसंद है, ठीक है भाई, अच्छे से बना दो सर्कल ताकि आप सभी को समझ में आए। ये हो गया, ये दोनों हो गए। तो अब क्या बोलता है, 15% को दोनों पसंद है, 15% को बीच में रख दिया। मैंगो वाले 40 थे, तो 15 अगर है तो 5 20 और 20, ये हो गया मैंगो, केवल मैंगो। 25% क्या हो गया, केवल मैंगो, और 40% क्या हो गया, मैंगो। दोनों में अंतर आ रहा है ना, केवल मैंगो और मैंगो अंतर है ना, आम और केवल आम दोनों में अंतर है, और दोनों है 15%। और फिर बोलता ऑरेंज है 60, तो केवल ऑरेंज 5 20 और 40, ये। ठीक है, तो केवल ऑरेंज पसंद करने वाले 45, केवल आम पसंद करने वाले 25 और दोनों पसंद करने वाले 15। तो फाइनली कुछ ना कुछ पसंद करने वाले कितने लोग हो गए, कुछ ना कुछ पसंद करने वाले लोग, जब आपने इसको जोड़ दिया तो 45 15 कितना हो गया 60, और 25 जब जोड़ दिया 85%। 85% को कुछ ना कुछ तो पसंद है, तो जिनको कुछ भी नहीं पसंद है 100% में से 85% घटा दिया, वो 15% बचे। जिनको कुछ भी नहीं पसंद है वो 15% बचे, और कुछ भी नहीं पसंद करने वाले 6 लोग हैं, मतलब जो 15% लोग बचे जो इनको कुछ भी नहीं पसंद है वो 6 लोगों के बराबर है। तो आपसे पूछा कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों फल पसंद करते हैं, वो भी तो 15% दिया था, तो 15 से 15 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 6 लोग हो गए जिनको दोनों ही फल पसंद है। 6 लोग क्या हो गए भाई, जिनको दोनों ही फल पसंद है। 6 आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हमने पहले ही आपको बताया कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से सेक कॉसिक के बराबर होता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर ये फॉर्मूले छोटे से भी आप याद करते चले, जो एकदम नए हैं जिनको याद है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एकदम नए हैं जो फर्स्ट टाइम करें उनको थोड़ी सी दिक्कत जाती है, तो केवल जो जो फॉर्मूले बता रहे हैं वही आप कॉपी में नोट करें, टिक्नोमेट्री की अलग बना दे, जियोमेट्री का अलग, मतलब कि जो भी हम सेक्शन बता रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसमें यही तो आपको फायदा हो रहा है कि परसेंटेज के आप अलग क्वेश्चन लिख सकते हैं, टेस्ट का टेस्ट हो जा रहा है आपका, फिर उसके बाद टिक्नोमेट्री के आप अलग क्वेश्चन लिख सकते हैं। पेज बनाइए अच्छी से, कॉपी बनाइए, टिक्नोमेट्री अलग लिखिए, परसेंटेज अलग लिखिए, जो नए एकदम, और जो नहीं है तो भाई वो तो केवल प्रैक्टिस सेट लगाएं, अपना जितने भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं सबसे पहले आप सॉल्व करें, आंसर निकालें जल्दी से जल्दी, और फिर देखिए हम क्या समझा रहे हैं। हाँ, आपने उसी तरीके से किया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए
बताते हैं। पहले क्या हुआ भाई, साइन और इसको काट दिए। 90 मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट होता है। हमने बताया था कि यदि इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा होगा तो आप दोनों को काट दें। तो ये देखिए ऊपर क्या है 38 और नीचे क्या है 52, इन दोनों को जोड़ो 90 हो रहा होगा, काट दो। तो ये काट दिए तो एक आया, फिर इनको भी काट दोगे तो एक आएगा, फिर इनको भी काट दोगे तो एक आएगा। तो एक और एक और एक कितना हो गया भाई, दोनों सबको जोड़ दिया तो 3 आपका राइट आंसर हो गया, जो कि बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। पहले डीपली समझा दिए इसलिए उतना ज्यादा नहीं फोकस करें ना। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पर सबसे पहले ये समझिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आपने देखा होगा 10 वाला, 10 का हमने सॉल्व कराया होगा कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 1। ये कब पॉसिबल है, जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अभी जो हैगा, अभी आपका सेक और कॉसिक दे दिया है। कॉसिक किसके पास होता है, साइन के पास होता है, ठीक है। एक होता है टी टी, सी सी, एस एस, है ना, ये सब 90 डिग्री बनाते हैं जब इनका मल्टीपल एक होता होगा, ठीक है। अभी इसको इतना ज़्यादा डीपली नहीं समझते, अभी बस इतना समझ लेते हैं, ठीक है। या फिर समझ लो जैसा भी है ना, समझ भी लो कि टी टी, टी टी का मतलब एक बताए थे हमने कि 10, टी टी कहाँ पर है, रुकिए, हमने आपको बताया था टी टी, टी टी का मतलब 10 इंटू 10, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा 1 देगा। या एस एस, एस का मतलब साइन और ये एस का मतलब है सेक, ठीक है। एस एस का मतलब साइन और सेक। सी सी, सी सी का मतलब हो जाएगा, सी सी ये एक सी सी हो जाएगा कॉट कॉट, कॉट कॉट, और एक सी सी होता है कॉसिक, कॉस और कॉसिक, है ना, कॉसिक। इन सब का मल्टीपल यदि एक एक है, ये तभी पॉसिबल होता है जब अल्फा प्लस बीटा जो भी इनके मान है 90 डिग्री के बराबर हो। ये तभी पॉसिबल होता है जब 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख दिए। टी टी का मतलब 10 और 10 मल्टीपल में है और उसके बराबर में एक है, तभी पॉसिबल है जब अल्फा बीटा 90 डिग्री हो। एस एस का मतलब भी बता दिए, साइन और सेक। सी सी एक कॉट कॉट भी होता है और एक कॉस कॉसिक भी होता है। तो इन सबके मल्टीपल जब 1 बताएगा, इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा का मान एक होना, मतलब योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब चाहें तो आप जानते हैं कि कॉसिक किस में बदल जाएगा, साइन में, और साइन इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा। तो ये एस एस की प्रॉपर्टी बता दी ना, सेक और साइन की, और मल्टीपल में एक आएगा। कैसे आएगा वो भी बता देते, ठीक है। ये हो गया सेक, है ना, इसको बता देते ताकि आप इजीली समझ पाए बातों को। ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा सेक, सेक, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन। हम ये थीटा का मान नहीं लिख रहे हैं ना, थीटा का मान नहीं लिख रहे हैं, उस पर चिंता मत करना, सेक और 1 अपॉन साइन। तो ये हो जाएगा सेक अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर में 1, सेक अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर में 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बताया ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी मल्टीपल में, साइन बन के, है ना। कैसे आएगी वो कॉन्सेप्ट समझा दिया ना, ये दोनों मल्टीपल में आ जाएगी और इसके बराबर में एक हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये कह दो कि साइन और कॉसिक बराबर होगा, ठीक है। जैसा भी आप समझ सकें, जितना भी आप समझ सकें, हम उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 90 डिग्री का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जब हमने 90 वाला प्लस का बता दी तो आप वो कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब क्या हो जाएगा कि ये हो गया, पूरा लिख दे रहे, सेक 3 अल्फा माइनस 4 इंटू साइन अल्फा माइनस 2 बराबर में 1, ये निकाल दिया हमने, ठीक है। इसको चेंज कर दिया था 1 अपॉन साइन में, साइन अल्फा माइनस 2 में चेंज कर दिया, ठीक है, इसलिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों, अब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसका मतलब 3 अल्फा माइनस 4 प्लस अल्फा माइनस 2 का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो कर दिया, ठीक है। अब देखिए कि 3 अल्फा और 1 अल्फा कितना हो जाएगा, 4 अल्फा, और ये -4 और कितना आएगा भाई, -2 ये हो जाएगा -6 बराबर में 90, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4 अल्फा बराबर में 96, तो जब आप काटोगे 4 दूनी 8, 4 चौको 16, अल्फा बराबर में 24। लेकिन आपसे अल्फा नहीं पूछा, अल्फा की पावर 2 पूछा है, तो अल्फा स्क्वायर बराबर में 24 का स्क्वायर 576, तो 576 आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा कॉपरेट कर लेना भाई, हौच पौच हो जाएगा कि भाई सर हौच पौच हो जाता जब आप लिखते हैं, तो थोड़ा बहुत देख लेना, समझ लेना है अच्छी तरह से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर क्या करना है, अब आप धीरे धीरे सीखते चलें, और जब धीरे धीरे सीखते चलें तो बातों को रटते चलें। रटने का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से रटना वाला, समझते चलें बातों को, ठीक है। कैसे क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपसे कभी भी ये पूछ रहे हैं ना, वाई का मान पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, मध्य बिंदु का 2 गुना करके साइड वाले एक निर्देशांक को माइनस कर दिया करो, ठीक है। मध्य बिंदु का कोई भी जो मध्य बिंदु है ना, जो भी मध्य बिंदु, उसका 2 गुना करके किसी एक को माइनस कर दिया करो, ऐसे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो सीखे हो वही, अभी ये सब नहीं सिखाते कि कैसा क्या करना, अभी डायरेक्टली जो बेसिक चीज़ें वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि P इतना उस रेखाखंड का मध्य बिंदु है जिसके निर्देशांक इतने और इतने को जोड़ते हैं, तो इसका मतलब इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु है ये, इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु है ये, यही ना बोलना चाहता है।
तो अब मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है हमने आपको बताया है। पहला बिंदु कितना है आपको y का, आपको केवल y का मान निकालना है, तो आप केवल दूसरे वाले को लेकर चले। देखिए y इधर पर है, केवल दूसरे वाले को लेकर चले, पहले वाले को क्यों लेकर चलना है, x के निर्देशांक को क्यों लेकर चलना। तो ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करे, जिससे आपकी स्पीड बढ़े, टाइम बचे और बहुत सारी चीजें बने। हमने बताया था मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, पहले तो नहीं समझा जिन्होंने वो समझ लो, जो शुरू से वीडियो नहीं देखते फिर थोड़ा सा लॉस होता है ना, तो शुरू से कोशिश करना, शुरू से अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो कोशिश करना पिछली भी वीडियो देखो तो काफी समझ में आए। देखिए इस बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 है और इस बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 है। जब आप इस मध्य बिंदु का मतलब मध्य बिंदु जो भी मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे निकाले जाते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। पहली बात ये समझ गए। अब उसी चीज़ों को हम समझा रहे हैं कि जब x का मान निकालते हो दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 करते हो, y का मान कैसा होगा, दोनों के y को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो अपन को तो केवल y से मतलब है, तो हमने कहा कि y का मान 16 है, जो कि कैसे आया होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर आपको y बस निकालना, तो y का मान आपने रखा 16 बराबर में y प्लस y1 प्लस y2 का मान ये है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, तो अब 16 दूनी 32 बराबर में 2y प्लस 8, 8 यहाँ पे चला गया तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा 24, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे है ना, इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 24 बराबर में 2y, तो 2 से 24 को काट देंगे, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। सॉल्व तो करते बन जाएगा इतना। ठीक है, 24 आपका 12 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर इसने बोला औसत ऊंचाई बताओ। देखिए औसत ऊंचाई आप ना स्मार्ट वर्क क्या करें, स्मार्ट वर्क इट मीन्स क्या हो जाएगा, 4 व्यक्ति थे 4 थे। ठीक है, आप यूनिट प्लेस से कॉन्सेप्ट से काम करें, अगर यूनिट से काम हो जाता है तो जरूरी नहीं कि यूनिट से काम हो जाए। ठीक है, अगर यूनिट से काम हो जाता है तो ले लें, वरना कोई दिक्कत नहीं है था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाते हैं भाई, फाइनली अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 5 प्लस कर लें फटाफट है ना, फटाफट प्लस कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 या 8 और ये 2 10, 10 के बाद और फिर 10 के बाद ये 5 5 20 और 24 की 4 हासिल में आ गई 2। अब देखिए 2 में से एक एक इनको बैठ देंगे तो 15 चौको 60। ठीक है, ये हो गया, फिर 4 से इसको 60 है ना, तो ये हो गया 60, 604 ऊपर है, तो 15 और 1 151 आपका राइट आंसर। तो प्लस प्लस भी करना थोड़ा इजीली किया करें, फटाफट की यूनिट से किसको कैसे ऐड कर दे फटाक से, ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रॉफिट में रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलते हैं 5, पहले तो आप माध्यिका हमने बताया था भाई, पहले कितनी बार बताते जा रहे हैं, माध्यिका, बहुलक और परास, रेंज, मध्य, जितने भी हमने सेपरेट ना, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमने कॉमन मैथ्स डाल के रखा है, कॉमन जीके डाला है, तो कॉमन मैथ्स या फिर कॉमन टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम जो डाले ना, उस पर जाके देखिएगा, इन सबकी वीडियो वहाँ पर सेपरेट डली है, औसत की डली है, प्राइम नंबर की डली है, कुछ ऐसे क्वेश्चन डले जिनको मगअप करना, वो सारी वीडियो देखिए, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं इस पे, तो माध्यिका हमने कुछ समझाया होगा, माध्यिका जब आपको समझा रहे थे, तो सबसे पहले तो अवरोही या आरोही क्रम में जमाओ, तो इसमें देखिए ये एक प्रकार से 5 की टेबल ही लिखी है। ठीक है, आगे पीछे लिखा 5 की टेबल ही लिखा, तो 5 10 15 हम पूरा लिख दे रहे हैं, 5 कहाँ 15 लिख दिया हमने, 5 10 15 20 25 30 35 और 40 और 45, इतने ही ना भाई, 50 तो नहीं है। ठीक है, आप जब इसको देख रहे हैं तो ये 5 की टेबल ही दिख रही है, आपने इसको अरेंज कर दिया 45 तक। अब हमने बताया था कि माध्यिका क्या होती है, बीच का नंबर। ठीक है, इजीली बताया ना, माध्यिका क्या होती है, बीच का नंबर। पहले आप इसको अवरोही क्रम में अरेंज कर दो, आरोही क्रम में अरेंज कर दो, फिर बीच का नंबर देखो, तो यहाँ पर बीच का नंबर क्या है 25, तो 25 आपका राइट आंसर हो गया। मान लीजिए कि अगर 2 नंबर बीच के होते तो सर दोनों को जुड़ करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, ये भी बताया था। ठीक है, पूरी वीडियो देखें, शुरू से देखें, जितना भी बता रहे सब चीज़ देखें, बहुत फायदा होने वाला एग्जाम में। अब आते हैं इसमें विविधकर की गणना कीजिए, तो इसका विविधकर का फॉर्मूला डी होता है, विविधकर का फॉर्मूला बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविधकर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मतलब कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब कितना है 1 और सी का मतलब है माइनस का 5, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, 20 और 1 21 आपका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन में आ गए, हमको शांति मिली अब थोड़ी सी कि लास्ट क्वेश्चन पे अपन पहुंच चुके हैं। निम्न में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण का एक मूल -1/5। ठीक है, मतलब ये बताना चाहता है कि इनमें से जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो जो मूल होता है ना, मूल का मतलब एक्स का मान, मूल किसको बोलते हैं एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान, तो एक्स के मान इसमें कितने आएंगे, एक्स के मान इसमें 2 आएंगे, क्यों, क्योंकि ये द्विघाती समीकरण है। कौन सा समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, देखिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इस समीकरण की कोटि बताइए, तो कोटि का मतलब होता है एक्स की मैक्सिमम पावर। क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में, पहले हम सबसे पहले बता दें कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछ सकता है। बोल सकता है इसकी कोटि बताइए, तो कोटि क्या होती है भाई, जो एक्स की मैक्सिमम पावर होती है वो होती है कोटि, तो अगर इसकी मैक्सिमम पावर बोलेगा तो 2। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कोटि, अगर आपसे पूछेगा कि समीकरण की कोटि बताइए, तो कोटि का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 हो गई। ठीक है, मतलब जितने भी अचर पद होते हैं ना,
उनकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी 4 अचल, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया x की मैक्सिमम पावर हो जाएगी 2, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते कोटि। कौन सा समीकरण है? तो द्विघाती समीकरण है। तीसरा क्वेश्चन, विविध कर बताइए, वो हो जाएगा मूल। मूल का मतलब क्या होता है? जो मूल होता है वो एज इट x का मान ही होता है, ठीक है। x का मान, x का मान। फिर प्रकृति, तो x के मान कैसे हैं उसकी प्रकृति को बोलते हैं x की प्रकृति। ये सारी चीज़ें आपके पेपर में आती है, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अभी आते हैं, अभी जो क्वेश्चन है पूछा वो उस पर चलते हैं, वरना सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं, ठीक है। अभी तो पेपर ही सॉल्व करो। समीकरण का एक मूल क्या है भाई? समीकरण का एक मूल है -1/5। मूल का मतलब हमने बताया कि x का मान होता है 1/5। एक मान दिया और एक मान नहीं दिया, तो उससे हमको क्या करना है? हमें तो जो बोला है क्वेश्चन वो करते हैं। तो x का मान उसने दिया 1/5। यदि ये x का मान 1/5 है तो इनमें से किसी एक समीकरण में रखने पर समीकरण सेटिस्फाई होना चाहिए, समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। x का मान इन चारों में से किसी एक समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। अगर इसमें x का मान रखोगे तो बराबर में 0 आना चाहिए, इसमें x का मान रखोगे तो बराबर में 0 आना चाहिए, इसमें रखोगे तो 0 आना चाहिए। तो रखते हैं अपन सबसे पहले। और आइडिया क्या रहना चाहिए रखने का? मान रखने का भी एक तरीका होता है। कैसा तरीका होता है वो समझो। देखिए, आपको सबसे पहले नज़र डालनी समीकरण में और फिर मान पे। तो मान दिया 1/5, तो यहाँ पर 1/5 इसमें रखें क्या? पहले नहीं। क्यों? क्योंकि 1/5 का स्क्वायर करेंगे 25 नीचे आएगा, कहाँ 0 आ पाएगा? नहीं आएगा, तो इस पर नहीं रखेंगे अपन पहले, ठीक है। रखेंगे नहीं बिल्कुल पहले, फिर बाद में देख लेंगे इस पर रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। अब बचे ये और ये, इन दोनों में ही बचे। तो सबसे पहले ऊपर रखते हैं, तो 25 का 25 1/5 -1/5 का जब स्क्वायर करोगे तो ऊपर आएगा 1/25 और फिर प्लस 25 और फिर -1/5, ठीक है। -1/5 और प्लस का 4, ये दे दिया। तो यहाँ पर 25 से तो 25 कट गया, तो 1 प्लस बचा ओनली। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस -25/5, मतलब इसको काट देंगे तो 5 और प्लस 4। तो ये बचा 1 -5 प्लस का 4। अब आप इतना तो दिमागदार हो कि 4 और 1 5 और 5 से 5 कट गया, 0 आपका सेटिस्फाई हो गया। 0 आ गया ना आंसर? 0 आ गया मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है, ये जो मूल है, जो x का मान है, ये -1/5 जो पहले वाले समीकरण का है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि आप इस पूरी बात को समझ पाए होंगे। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हालांकि फ़ायदा आपका ही होने वाला है, इतनी ज़्यादा डिटेल्स आपको बताई जा रही है, इतना अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। अब हमने अपना काम कर दिया, आपको अपना काम करना है। क्या काम है आपका? लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को यदि आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें कि हाँ भाई इस तरह से सब पढ़ाया जा रहा है, आप इस पर जरूर देखें, ठीक है। बहुत फ़ायदा होने वाला आपको एग्जाम में, इतना तो मान कर चलिए। और जो हमने आपको बताया है कि नोट्स, आप अपना होमवर्क जरूर क्या करेंगे, जो आपके नोट्स है ना वो सेपरेट बने होने चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। जय हिंद दोस्तों, है ना? ओके, चलिए, लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद है। इससे आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। और याद रखें, आप अपना वर्क बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे, नोट्स अच्छी तरह से बनाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अच्छी तरह से लिख लेंगे, और आप पूरी वीडियो को देखा करेंगे। जितनी भी वीडियो हमने आपको प्रेफर करी कि ये सारी वीडियो देखना है, वो भी वीडियो देख लिया करें, ताकि आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा हो। उसके भी सेपरेट नोट्स बनाएं। और हमने अपना काम कर दिया है आपके लिए वीडियो तैयार करके। अब आप अपना काम करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी समस्या आती है और किसी भी टॉपिक पर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। चलिए, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी ने यदि अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। इससे क्या फ़ायदा है? सबसे पहला फ़ायदा कि यदि आप जेल पहरी की तैयारी करें तो जेल पहरी के जितने भी अभी तक पेपर हुए 2015 से 2018 में, वो सारी PDF यहाँ पर अवेलेबल है। इस PDF को आप डाउनलोड करके उसे सॉल्व करें। अगर ना बने तो हमारी वीडियो से देखें, ठीक है। वो आपको पहला फ़ायदा ये कि जेल पहरी की सारी PDFs आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सेकेंड फ़ायदा आपका ये है कि जितनी भी जॉब नोटिफिकेशन है, आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आपके लिए आएगी, वो सारी चीज़ें आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। थर्ड जो प्रॉफिट होगा वो ये होगा कि आप डायरेक्टली, इसमें डिस्कशन ऑप्शन भी दे दिया गया है, इस डिस्कशन ऑप्शन को ज्वाइन करके आप डायरेक्टली हमसे भी बात कर सकते हैं। जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट्स हैं, मैथ्स से रिलेटेड कोई डाउट होता है, किसी से भी रिलेटेड कोई डाउट आएगा, वो आप इसमें क्लियर करा सकते हैं। और जो सबसे शानदार फायदा है वो ये है कि डिस्कशन ऑप्शन को ज्वाइन करने के बाद आप इस मैथ्स क्विज में आ सकते हैं, मतलब क्विज वाले सेक्शन में जा सकते हैं, इस ग्रुप में जा सकते हैं। इसमें आपको मैथ्स क्विज आपको डेली मिलेगा, रीजनिंग क्विज भी मिलेगा, डिस्कशन भी रहेगा। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, जब आप प्रैक्टिस करें तो डाउट आ रहा है, वीडियो में कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया, जो भी आपको रहेगा ना, जो भी क्वेरी रहेगी, वो आप इस डिस्कशन ऑप्शन में पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ा जो फायदा रहा वो क्या था? मैथ्स क्यूज का फायदा, कि इसमें डेली मैथ्स क्यूज होगा। मैथ्स क्यूज कितने बजे होता है? रात के 10 बजे, ठीक है। रात के 10 बजे हमेशा मैथ्स क्यूज होगा, जिसका रिजल्ट भी आपको बताया जाएगा कि कितने नंबर आपको मिले हैं, ठीक है। एक प्रकार का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन करें, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इन सभी चीज़ों से। चलिए, जय हिंद दोस्तों।